अस्सलाम वालेकुम। लेक्चर 11 स्टार्ट करते हैं। कैफ 1 क्वेश्चन 50 और 51 आपके होमवर्क में थे, ऐसे ही है। 51 के सोल्यूशन में मिस्टेक थी, वो भी सही कर लेंगे, लेकिन साथ साथ डिस्कस भी करते जाते हैं। बोर्ड पे सॉल्व करने की बजाय मैं यहीं पे ही उसको सॉल्व करता गया ताकि ये सही हो जाए। ठीक है, अच्छा जी। अब कैलकुलेटर आपने हाथ में रखने हैं ताकि सोल्यूशन बाद वाला भी सही हो जाए और साथ साथ कैलकुलेशन भी चलती रहे। फॉलोइंग लेजर बैलेंस इज अपीयरिंग ऑन यकम जनवरी 13 80,000। यकम जनवरी 13 देखते जाएं प्लीज साथ साथ। 80,000 ओपनिंग आ गया, डन हो गया। उसके बाद एडिशन कॉस्टिंग 5,000 टुक प्लेस ऑन यकम जुलाई 2013। यकम जुलाई 13 ऐसे डेबिट कैश क्रेडिट लिख दो या एडिशन लिख दो, एक ही बात होती है। ठीक है, नेक्स्ट। एन एसेट हैविंग बुक वैल्यू ऑफ 12,000 ऑन यकम जनवरी 13 इज डिस्पोज्ड ऑफ ऑन 30/9/13। कल जो मैंने सवाल करवाया था उसमें बुक वैल्यू किस दिन की गिवन थी? एन एसेट कॉस्ट, बुक वैल्यू गिवन ही नहीं थी जी, कॉस्ट गिवन थी। कल वाले सवाल में कॉस्ट गिवन थी। आज बेटा चुप कर जाएं, चुप कर जाएं, बस कर दें, इन्हें कहें बस कर दें, अस्तगफुरुल्लाह, चुप कर दें, बस कर दें जी। कल वाले सवाल में हमें कॉस्ट गिवन थी, ठीक है, लेकिन आज के सवाल में हमें बुक वैल्यू दे दी, तो क्या करें? कॉस्ट निकालें। क्यों? एसेट अकाउंट में से एसेट की कॉस्ट क्रेडिट होती है। अगर एसेट अकाउंट बुक वैल्यू में बन रहा है तो हमें चाहिए ही क्या? बुक वैल्यू। तो आप यहां पे कह सकते हैं शुक्र है कि स्टेट, बल्कि इसकी बजाय आपको तो यूं कहना चाहिए एसेट अकाउंट चूंकि बुक वैल्यू बन रहा है इसलिए शुक्र है, हमें कॉस्ट निकालने की जरूरत। अच्छा, अगर निकालनी पड़ती तो निकालनी तो आती है ना, बड़े आराम से हम निकाल लेते। क्या ख्याल है? बोलो। इस सवाल में नहीं निकाल सकते थे। इस सवाल में हम कॉस्ट निकालना चाहते भी तो नहीं निकाल सकते थे। उसकी वजह है डेट ऑफ परचेज का ना होना। भाई साहब, मैंने उस दिन जुमला लिखा था क्लास के स्टार्ट में, कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट इफ बुक वैल्यू एंड डेट ऑफ परचेज इज गिवन। मैंने कहा था अगर आपने बुक वैल्यू से कॉस्ट निकालनी है तो डेट ऑफ परचेज का होना लाजमी है। इस सवाल के अंदर उसने बोला एसेट जिसकी बुक वैल्यू यकम जनवरी 13 पे 12,000 है, वो 30/9/13 पे 1,000 रुपए का बिक गया, बस। कहीं पे डेट ऑफ परचेज गिवन, तो ये बात अपने पास लिख लें, कॉस्ट चाहिए ही नहीं। लेकिन अगर इस क्वेश्चन में कॉस्ट चाहिए होती तो इस क्वेश्चन में निकाल ही नहीं सकते थे क्योंकि डेट ऑफ परचेज नहीं है। ठीक है ना? वैसे ये बात जरा पिछली क्लास में सामने आ गई तो मैंने कहा चलें आपके लिए भी लिखी रहने दूं। कॉस्ट, पहली बात क्या है, कॉस्ट रिक्वायर्ड ही नहीं है क्योंकि हमें एसेट अकाउंट में से एसेट की कॉस्ट क्रेडिट नहीं करनी है। एसेट अकाउंट तो बुक वैल्यू बन रहा है, लेकिन अगर निकालना चाहें भी तो इस सवाल में निकाल नहीं सकते। जाहिर सी बात है, डाटा सवाल का नहीं दिया जाता जितने से वो सवाल हो सके, तो इस सवाल में जरूरत नहीं थी, उसने डेट ऑफ परचेज नहीं लिखी। अगर कॉस्ट पे एसेट अकाउंट बन रहा होता तो डेटा परचेज भी देता, कॉस्ट निकालने का पूरा डाटा देता। ऐसे थोड़ी होता है कि करना भी हो वो काम और वो करने का डाटा ना गिवन हो, ऐसा नहीं होता। ठीक है ना? अच्छा चले ले जी। बहरहाल एसेट की बुक वैल्यू किस दिन की गिवन है? यकम जनवरी 13 की। और बिक किस दिन रहा है? 30 सितंबर 13। तो हमारे साल के पहले दिन पे खड़ा है। डिस्पोजल अकाउंट में से हमने जब एसेट को निकालना होता है तो उसकी बुक वैल्यू हमें चाहिए होती है जिस दिन वो बिका, यानी डेट ऑफ सेल की। इसका मतलब हमें मजीद इसको यकम जनवरी 13 से 30/9/13 तक 9 मंथ्स डेप्रिशिएट करना पड़ेगा। ठीक है? हाँ, वर्किंग बहुत शॉर्ट होगी। यकम जनवरी 13 में बुक वैल्यू से स्टार्ट करेंगे, 9 महीने की डेप्शन कर देंगे बस। ठीक है, तो वर्किंग 1 है ये। यकम जनवरी 13 पर बुक वैल्यू एसेट की कितनी है जी? 12,000। फिर ये 12,000 बुक वैल्यू है, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है ना, बोलो। तो रेट ने किस पे लगना होता है? बुक वैल्यू पे। तो बुक वैल्यू पर 10% रेट लगा और 30 सितंबर में बिक रहा है तो 9/12। कैलकुलेशन चेक करते जाएं साथ साथ। ठीक है, 900 आ गया और ये क्लोजिंग बुक वैल्यू आ गई। क्या आ गया जी? ये वो बुक वैल्यू है जिसे एसेट अकाउंट में से हमने क्रेडिट करना है। ठीक है, तो एसेट अकाउंट में से क्रेडिट होगी 11,100 की बुक वैल्यू। ठीक है, ओपनिंग भी डन, एडिशन भी डन, और एसेट अकाउंट में से निकल कर चली गई बुक वैल्यू ऑफ डिस्पोज होने वाला एसेट। कहां चली गई? डिस्पोजल अकाउंट। सवाल में नहीं बना हुआ था, अब बना लेते हैं। ठीक है, तो एसेट अकाउंट से बुक वैल्यू आई है 11,100। अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ने तो आना कोई नहीं होता यहाँ पे क्योंकि उसका तो वजूद ही नहीं है। ठीक है, तो फिर क्या आएगा? कैश आएगा। कैश कितना है जी? 1,000 कैश आया। कैश डेबिट डिस्पोजल अकाउंट क्रेडिट, और खैर से अच्छा खासा लॉस आ गया। कितना जी? 10,100। डिस्पोजल इज डन। अब क्या रह गया जी? डेप्रिसिएशन एक्सपेंस फॉर द ईयर निकालना है। अच्छा जी, 80,000 ओपनिंग बुक वैल्यू ऑफ ऑल है। ओपनिंग बुक वैल्यू ऑफ ऑल एसेट्स। इसमें से माइनस क्या हो रहा है जी? हाँ, ओपनिंग बुक वैल्यू ऑफ डिस्पोजल।
ओपनिंग बुक वैल्यू ऑफ डिस्पोजल कितनी थी? 12,000 सवाल में गिवन थी। तो 80,000 ओपनिंग बुक वैल्यू ऑफ ऑल एसेट्स रेडीली अवेलेबल थी, माइनस किया उसमें से ओपनिंग बुक वैल्यू ऑफ डिस्पोजल इनटू रेट, कितना आंसर आया जी? 6800। सही है। उसके बाद एडिशन है 5,000 का, आया है यकम जुलाई 13 पर, तो 5,000 इंटू 10% इंटू 6/12 250 ही आता है। और डिस्पोजल की डेप्रिसिएशन वर्किंग नंबर 1 से आपने उठा ली, टोटल यही आता है, जरा चेक कर लो। ये टोटल में गलती लग रही है मुझे, ये टोटल के अंदर गलती थी, ये सही करवा दें। ये चेक करें मैं क्या कह रहा हूँ। ये सोल्यूशन के अंदर जो गलतियां ना, पहले में तो छोटी सी गलती थी, दूसरे में जरा डेट एक पूरी गड़बड़ हो गई और सारा सवाल ही गलत हुआ पड़ा था। बहरहाल 7950। तो फिर ये क्यों लिखवाया है? किस में गलती है? नहीं, ये 79 सही है, 795। अच्छा चलें, कोई गलती थी सही। 7950 एंट्री डेप्रीसिएशन एक्सपेंस डेबिट, एसेट का अकाउंट क्रेडिट, और क्लोजिंग बैलेंस। अच्छा जी, ये सही नहीं, ये सही नहीं था जी, इसको सही कर लें। 65950, ठीक हो गया जी। और यहाँ पे डेट भी लिखें 31 दिसंबर 2013, ठीक हो गया जी। ये क्वेश्चन नंबर 50 है, इसमें सिर्फ क्लोजिंग बैलेंस के अंदर गड़बड़ थी। बहरहाल ये सवाल हो गया, कोई मसला है इस सवाल में तो पूछ सकते हैं। चले आगे। 51, यकम जुलाई 14 पर ओपनिंग बुक वैल्यू ऑफ ऑल एसेट्स गिवन है 70,000। तो 70,000 यकम जुलाई 14 पर ओपनिंग ब्रॉड डाउन बैलेंस आ गया, ठीक है। एसेट अकाउंट बुक वैल्यू पे बन रहा है। फिर जी एडिशन ऑफ 10,000 है ऑन यकम मार्च 15। तो ओहो, ये तो हमारे साल का एडिशन है ही नहीं, हमारे साल का नहीं है। लिख लें फिर, यकम जुलाई 14 से जो साल शुरू होगा वो 30 जून 15 पे खत्म होगा, और यकम मार्च 15 जो है वो 30 जून 15 से पहले आ रहा है, ठीक है। तो फिर 10,000 रुपए का एडिशन है, एसेट डेबिट कैश क्रेडिट यकम मार्च 15। कैश लिख दें, एडिशन लिख लें, एक ही बात है, ठीक हो गया जी। नेक्स्ट है जी, एन एसेट हैविंग बुक वैल्यू ऑफ 4,000 ऑन यकम जुलाई 14, हमारे साल के पहले दिन। बुक वैल्यू ऑफ 4,000 ऑन यकम जुलाई 14 इज डिस्पोज्ड ऑफ ऑन 31 मार्च 15। लेकिन हमें तो इसकी बुक वैल्यू 31 मार्च 15 पे चाहिए ना, तो इसका मतलब मजीद डेप्सिट करेंगे। अगेन यहाँ पर भी 9 मंथ्स ही थे भाई, क्योंकि यकम जुलाई 14 से 31 दिसंबर 14 तक 6 महीने, और फिर आगे जनवरी फरवरी मार्च 15 वाले हिस्से के वो 3 महीने आगे, तो 9 मंथ्स मजीद डेप्सिट करना था। अब इस बुक वैल्यू को पकड़े 4,000 को, यकम जुलाई 14 बुक वैल्यू है 4,000, ठीक है जी। अब इसको कितने महीने डेबिट करना है जी? अब ये बुक वैल्यू ही है, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है तो बुक वैल्यू पे रेट लगता है, बुक वैल्यू ही सवाल में गिवन थी, इनटू 10% इंटू 9/12 300, ठीक है जी। 3700 क्या आ गया जी? ये बुक वैल्यू एट द डेट ऑफ सेल आ गया। इस अमाउंट को एसेट अकाउंट में से क्या करना है? क्रेडिट। तो एसेट अकाउंट क्रेडिट हो गया, डिस्पोजल का अकाउंट डेबिट हो गया, ठीक हो गया जी। उसके बाद एक्यूमुलेशन का तो वजूद है नहीं। कैश की बात करें तो ये एसेट कितने का बिका? ओ फॉर नील वैल्यू। चलो मैं लिख देता हूं, फिर भी कैश जो है वो आता तो इधर आता, लेकिन वो जीरो है। तो फिर जितनी वैल्यू पर एसेट पड़ा था वो सारी ही हमारा नुकसान है, क्योंकि एसेट कुछ भी नहीं लेके आया बिक्रे। हमने कहा यार कबाड़ी का यार उठा के ले जाओ, जगह खाली कर, तुम्हारी मेहरबानी, बस कोई पैसे नहीं चाहिए, जान चढ़ाई हमने, ठीक है, हो सकता है। ओके, दूसरे की तरफ, दूसरे एडजस्टमेंट की तरफ चलते हैं, दूसरे डिस्पोजल की तरफ चलते हैं, इसमें गलती थी। एन एसेट कॉस्टिंग 25,000 कॉस्टिंग, अब ये कॉस्ट गिवन है, ठीक है, कॉस्टिंग 25,000 विच वॉज परचेज्ड ऑन यकम अक्टूबर 12 इज एक्सचेंज विद अ न्यू एसेट कॉस्टिंग 40,000। तो न्यू की कॉस्ट कितनी है जी? 40। और ये किस दिन ट्रांजेक्शन हो रही है जी? 31 मई 2015 हमारे साल में, एक महीना पहले एंड होने से। नेट कैश पेड जो है वो 12,000। तो सबसे पहले इस पुराने एसेट की बुक वैल्यू हमें चाहिए, कॉस्ट नहीं है, बुक वैल्यू चाहिए, जिसको डिस्पोजल अकाउंट में से क्रेडिट करेंगे। तो 25,000 को हम ले आए, यकम अक्टूबर 12 पे हमने लिया था 25,000 का। अब इसमें गलती जहां नहीं है, ध्यान से कैलकुलेटर सबके बाहर हो। फिर 30 जून 12 तक, अक्टूबर नवंबर दिसंबर 12 वाले, और ये 13 करना है जिसको, ये यहाँ पे 13 आएगा, ठीक है जी। देखते हैं आप जी। तो यकम अक्टूबर 12 को जो एसेट आया था, पहला ईयर एंड हुआ इसका 30 जून 13 पर, तो कितने महीने डेबिट होगा? 9 मंथ्स। तो 25,000 10%, 9/12 1857 75 ही आता है। बुक वैल्यू 23,125, ठीक है। अच्छा, उसके बाद 30 जून 2014 आया, इसमें डेप्रिसिएशन 23,125 पर 10% लगी, 23,13 आ गया, और 20,812, ठीक है जी। अच्छा, अब ये बुक वैल्यू है
30 जून 2014 की, जिसका मतलब यकम जुलाई 2014 भी होता है और जो हमारे साल का पहला दिन भी है। ये गलती थी ना, ठीक है, वो आगे निकला होता। छोड़ो अब उस सोल्यूशन को, उससे मैच कर लाए हो घर पे तुम, खुद करना था ना सवाल जी। तो यकम जुलाई 14 पर ये एसिड नजर आ रहा है 20,812 पर, ठीक है जी। अब इस एसिड ने बिक जाना है, यानी एक्सचेंज हो जाना है 31 मई 2015 पे। तो हमारे साल के एंड होने सिर्फ एक महीना पहले गया ना, तो फिर कितने महीने यूज हुआ। अब यहां पर आपने 20,812 का 10% इंटू 11/12 करना था, उसका आंसर ये नहीं आएगा। तो फिर ये बुक वैल्यू भी चेंज हो जाएगी, और नीचे वाला तो होना ही नहीं था क्योंकि आगे तो एसेट बचा ही नहीं ना, ठीक है, ये गलती थी जरा ये। चलें जी, सोल्यूशन सही हो गया। अच्छा, लेकिन आपने सोल्यूशन को ना हैंड आउट पे सही नहीं करना, वहां पे आप गड़बड़ कर दोगे। आपने जो अपनी बुक पे किया, रजिस्टर पे किया हुआ है, अगर वो इसी तरह से है तो वही सही है, नहीं तो एंड पे पिक्चर ले लेना इसकी पे, ठीक है जी। कितनी डेप्शन आती है जी? 1908। ये डेप्शन एक्सपेंस आ गया जी 11 महीनों का। बुक वैल्यू 18904। कितने बच्चों ने घर पे ये काम कर लिया था, तो आपने सोल्यूशन देखा। कितने बच्चे सवाल अटेम्प्ट करके आए हैं? देखा आज हाथ फिर कम है इधर, तो आप कहते हैं कि आप पढ़ने, तुम्हारा अपना हाथ नहीं है सही खड़ा हुआ। ये तो कोई बात ना हुई, पेपर में छोड़ोगे अगर इस तरह से कुछ मसला एक दो नजर आएगा, कोई बात नहीं, 6 महीने नहीं नहीं डिस्कस तो कर लेंगे वो तो बेटा। तुम बेटा आई कैप का सुनो, आई कैप का पर्चा दे के आओगे ना, डिस्कस तो मैं वो भी कर लूंगा। छोड़ोगे 6 महीने जाने दोगे, ऐसा नहीं करना, ठीक है ना, कभी भी जिंदगी में ऐसा नहीं करना, ओके। अच्छा जी, 18,904, ये 30 जून नहीं, ये है जी 31 मई 2015, और बुक वैल्यू भी आ गई 31 मई 2015 की। और ये बुक वैल्यू हमने एसेट अकाउंट में से क्रेडिट करनी है, 18,904। लो भाई लो, गलती सही करो, 18,904। एक और फिगर चेंज हो गई, इसको रेड से ना लिखें जो फिगर्स चेंज हो रही हैं। 18,904, ठीक है जी। अब ये देखो क्या हो गया, ये क्या है जी, 31 मई 15 लिखना है यहाँ पे जी, ठीक है, ताकि आप आइडेंटिफाई कर सकें गलती कहाँ कहाँ पड़ी हुई थी। यहाँ पे क्या जी है, क्या जी है, 1908 ये चेंज हुई है फिगर, और बुक वैल्यू 904 ये फिगर भी चेंज होगी, ठीक हो गया जी। चलो जी, ओके। अब एसेट अकाउंट में 18,904 क्रेडिट हुआ, डिस्पोजल अकाउंट में 18,904 डेबिट हो जाएगा। ये एसेट अकाउंट से पुराने एसेट की बुक वैल्यू आ गई। अक्यूमुलेट डेप्रिसिएशन ने आना नहीं, दो स्टेप्स कंबाइन हो जाते हैं यहाँ पे। तीसरा स्टेप कैश है, कैश रिसीव हो रहा है या पे हो रहा है? नेट कैश पेड 12,000, तो कैश क्रेडिट तो डिस्पोजल का अकाउंट डेबिट 12,000। अब एडिशनल स्टेप, एसेट अकाउंट में आने वाले एसेट को डेबिट करना, जो कि हम भूल गए थे, तो एक ये चीज मिस, मैं भूल गया था, असल में टीए ने बनाया था। 31 मई 2015 डिस्पोजल ही लिखेंगे ना यहाँ पे, तो हम ये एक्सचेंज वाला जो एसेट है, कितनी कॉस्ट है जी इस नए एसेट की? 40,000। नए एसेट की कॉस्ट कितनी है जी? 40,000। तो भाई जिन्होंने सवाल छोड़ दिया उनको अपने पे एतमाद ही नहीं था, और जिन्होंने पूरा सवाल खुद किया और फिर सोल्यूशन देखा तो उन्होंने कहा हमारा सवाल सही है, सोल्यूशन गलत हो गया, तो वो बच्चे हैं असल में कॉन्फिडेंट बच्चे, ठीक है, जन्नत के हकदार, पास होने के हकदार, ठीक है जी। ले जी, एक और फिगर आ गई, ये डेबिट और डिस्पोजल का अकाउंट क्रेडिट 40,000 एसेट, लेकिन ये न्यू की कॉस्ट है, बुक वैल्यू नहीं है, कॉस्ट है जी। और एंड पे क्या गेन आ गया, माशाल्लाह, कितना जी? या बोल दें या कैलकुलेटर पे कर लें, पता नहीं कुछ लोग बैठे हैं इंतजार में कि एक मुलाजिम लिख रहा है, बाकी 2-3 मुलाजिम कैलकुलेशंस कर रहे हैं, हम सारे चौधरी साहिबान नोट करेंगे। 90, तो पास होने वाले मुलाजिमीन कैलकुलेशंस कर रहे हैं, और जो पास हो चुका है मुलाजिम वो नोट कर रहा है। बाकी चौधरी साहिबान को क्या जरूरत है कैलकुलेशंस करने, करें, नोट करें, शाबाश, आपको क्या है, कर रहे हैं मुलाजिम काम आपका, बेशरम लोग जी। दोनों डिस्पोजल हो गए, अब है डेप्रिसिएशन एक्सपेंस फॉर द ईयर। सबसे पहले ओपनिंग बुक वैल्यू ऑफ ऑल में से बुक वैल्यू ऑफ डिस्पोजल निकालनी है, तो ओपनिंग बुक वैल्यू ऑफ ऑल, ये देखो जी 70,000 सवाल में अवेलेबल है, ये आपने यहाँ पे आकर लिख दिया,
डन। ये ओपनिंग बुक वैल्यू ऑफ ऑल। माइनस करेंगे इसमें से ओपनिंग बुक वैल्यू ऑफ डिस्पोजल नंबर 1 और ओपनिंग बुक वैल्यू ऑफ डिस्पोजल नंबर 2, 20,812। यहां पे भी गलती है, ठीक है जी। तो ये फिगर भी गलत आ गई, जिस वजह से फिर ये भी गलत हो गया होगा। चले बहरहाल जी। तो ओपनिंग बुक वैल्यू ऑफ ऑल में से बात हो रही है जी, हम माइनस करेंगे ओपनिंग बुक वैल्यू ऑफ डिस्पोजल्स, ठीक है। तो अब सही वाली फिगर बताएं कौन सी है जी डिस्पोजल की? 20,812। डन जी। तो फिगर अब इसका कैलकुलेटर पे करके आंसर बताएं मुझे। 4519। 8 पॉइंट कितना है? 8 पॉइंट कितना आया था? हाँ तो 9 करना चाहिए था ना बच्चों। अच्छा जी, ये डन जी। उसके बाद एडिशन, सिर्फ एक की डेप्रिसिएशन ली हुई है, जो एडिशन लिखा हुआ था, जो एक्सचेंज वाला एसेट लिखना भूल गए, उसकी डेप्रिसिएशन भी भूल गए। तो कोई बात नहीं, अभी मेरे पास जगह नहीं है कि नीचे अलग से लिखूं, आप नीचे अलग लिखा होगा, मैं यहीं पे ऐड कर रहा हूं प्लस। दूसरा एडिशन कितना है जी? 40,000। रेट ऑफ डेप्रिसिएशन है और मंथ्स 11/12। अब 333 तो पहले वाले का आंसर था, इसका ऐसे ही है एडिशन। हाँ सॉरी 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 सॉरी, 11 वाला नीचे वाला था, 1/12 जी। तो पहले इससे का भी 333 था, इसका भी 333 है इत्तेफाक से। तो टोटल कितना बन गया? 666, ठीक है जी। तो ये फिगर भी बदल गई, माशाल्लाह। कितना अच्छा सवाल है। उसके बाद डिस्पोजल की डेप्रिसिएशन लेनी है, तो पहले वाले की 300 वर्किंग 1 से निकल आई और दूसरे वाले की 1908 लेनी है आपने। ये भी सही कर लें जी, वर्किंग 2 वाली 1908। ये मैंने पिछली क्लास में सही कर लिया था, लेकिन फिर मैंने सारा कुछ मिटा के आपके सामने दोबारा सही किया, ताकि वो हमारा डिस्कशन में भी आ जाए, साथ साथ सॉल्व भी हो जाएगा, सही भी हो जाएगा, ठीक है जी। फरमा दें 7 नहीं, टोटल नहीं है 300 और 1908, 2208 2208 जी। 7393, ये 7393 डेप्रीसिएशन एक्सपेंस है, जिसकी एंट्री होती है डेप्रीसिएशन एक्सपेंस डेबिट। आज कल एंट्री क्या हो रही है? एसेट क्रेडिट। आज एंट्री हो रही है, कल से इंशाल्लाह वापस चले जाएंगे अपने नॉर्म पे। ये इतना ज्यादा यूज नहीं होता, बाहर वाले काम है तो सही, एसेट अकाउंट को बुक वैल्यू बनाना आना तो चाहिए, ठीक है, सही है ना जी। तो 7393, ये देखो जी, 7393 से डेप्शन एक्सपेंस डेबिट और एसेट अकाउंट क्रेडिट, और क्लोजिंग क्या आ गया? ये इधर से टोटल कीजिएगा काइंडली। जी फरमा देंगे 9,003 जी, 31/12/15 भी कर दिया। तो ये आपका 30 जून वाला है, ओके सही कर लेते हैं, माजरत। यहाँ पे पहले तो डेट लिख लेना, ये रह गई थी 30 जून 2015, और ये डेट गलत थी, इसको भी सही कर लें। अच्छा जी, डिस्पोजल अकाउंट बना हुआ नहीं था, वो मैंने बना दिए हैं, बाकी ये करेक्ट सोल्यूशन हो गया हमारा। इसमें गलतियों को मैंने रेड कलर कर दिया जी बेटा। बेटा उसकी सवाल के अंदर उसने कॉस्ट ही दी हुई है, तो हम यही अज्यूम करेंगे कि ये फेयर वैल्यू ही कॉस्ट है। सिंपल दिया हुआ है ना, एक काम है उसने। बेटा वो तब करेंगे जब नए की कॉस्ट या फेयर वैल्यू गिवन ना होती जी। पहला स्टेप है ओल्ड की पहला स्टेप है ओल्ड की फेयर वैल्यू मिल जाए, वो ना मिले तो फिर न्यू की फेयर वैल्यू मिल जाए, जब दोनों ना हो फिर बुक वैल्यू की तरफ जाना है। एक सिंपल चीज है, उसको सिंपल रखें। यहाँ पे तो कोई सिनेरियो ही नहीं था, यहाँ पे तो सिंपल क्वेश्चन उन्होंने क्या कहा है, एन एसेट कॉस्टिंग इतने रुपए वाज एक्सचेंज विद न्यू एसेट कॉस्टिंग इतने रुपए, तो नए की कॉस्ट ही तो गिवन है। और क्या चाहते हैं आप? तो वो खामोशी के केस के अंदर हम ये अज्यूम करते हैं कि ये उसकी फेयर वैल्यू ही होती है, जिसकी वो कॉस्ट, जो उसको कॉस्ट कह रहा होता है, क्योंकि उसने खुद ही ये डिसाइड करके बता दिया कि ये कॉस्ट है इसकी। अब आपको खपने की जरूरत नहीं है। वहां पे हमने क्या किया था, कॉस्ट ऑफ न्यू एसेट। अच्छा किसी का सवाल चल रहा हो ना आपस में, जो बच्चे बातें कर रहे होंगे उनको मैं आइंदा जवाब नहीं दिया करूंगा, ये भी सुन लें। सवाल में हमने उन 3 सिनेरियोज में हमने क्या किया था, कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ न्यू एसेट इन एक्सचेंज सिनेरियो। अगर वो मिसिंग हो तो, अब सवाल में तो कॉस्ट ही गिवन है, मिसिंग है ही नहीं। हाँ अगर इसी सवाल के अंदर बुक वैल्यू ऑफ ओल्ड दे देता फिर क्वेश्चन मार्क आता, वरना जरूरत नहीं, ठीक है जी। एक मिनट, क्लियर है? अभी एक मिनट यार, जैसे क्लियर ही नहीं हो।
बेटा देखें, मैं ये कह रहा हूं कि एक सादा बात लिखी हुई है कि एक एसेट जिसकी कॉस्ट 25,000 थी यकम अक्टूबर 12 पे, वो हमने 31 मई 15 पे एक्सचेंज कर लिया है एक नए एसेट से जिसकी कॉस्ट है 40। वो कह रहा है मुझे ये 40 में पड़ा है, आप कह रहे हैं नहीं नहीं हम बुक वैल्यू में ऐड करेंगे। क्यों जी? जब उसकी कॉस्ट गिवन है तो फिर उसी की कॉस्ट के ऊपर उसको ऐड करेंगे ना। तो सिंपलेस्ट सिनेरियो है। हाँ, अगर इस 40,000 की फिगर को ना दिया गया होता, वो कहता हमने इसको एक्सचेंज किया विद न्यू एसेट, बस कॉस्ट ना बताता, फिर क्या करते? फिर हम देखते कि जी अब मजबूरी है ना, पुराने की बुक वैल्यू है, फेयर वैल्यू है ना, नए की फेयर वैल्यू है, तो फिर पुराने की बुक वैल्यू की तरफ जाते हैं। ठीक है, चलें आगे किसी और से पूछूं सवाल। जी बेटा बोले। हाँ जी, अक्यूमुलेटेड ऑप्शन का वजूद ही नहीं होता एसेट अकाउंट बुक वैल्यू पे हो तो तुमने कहां से डेबिट कर दिया उसको? जी क्या निकल आती है बेटा? निकल आना एक और बात है, लेकिन आपने डेप्शन की एंट्री सारी जिंदगी की ही एसेट अकाउंट में क्रेडिट है, अक्यूमुलेशन का वजूद ही कोई नहीं है, तो आप उसको डेबिट कैसे कर सकते हो? एसेट अकाउंट का बुक वैल्यू बनने का मतलब क्या होता है बताओ? एसेट अकाउंट का बुक वैल्यू बनने का मतलब क्या होता है? अक्यूमुलेशन है ही नहीं, है ही नहीं। सारी जिंदगी एंट्री डेप्शन एक्सपेंस डेबिट एसिड क्रेडिट हुई है, तो फिर कहां से आ गया क्यूमुलेट डेप्रिसिएशन आपकी जिंदगी में? हो ही नहीं सकता। मैं फेल करूंगा, सिर्फ नंबर नहीं काटूंगा। इतना बड़ा ब्लंडर। जी जी नहीं, नहीं कह सकते। कॉस्ट सारी जिंदगी कॉस्ट ही रहती है। बुक वैल्यू का मतलब होता है कॉस्ट में से डेप्शन का माइनस हो जाना, उसके बाद की वैल्यू बुक वैल्यू कहलाती है। जी आते हैं उस तरफ। जी सब कुछ ये देख सामने नहीं है। ओ है सॉरी, ये डिस्पोजल अकाउंट अलग देखो, ये अलग देखो तो आसान है, देखने की जरूरत नहीं है। बाकी ये सोल्यूशन अलग देखो ऐसे। माजरत डेप्शन एक्सपेंस की मैंने वर्किंग सामने नहीं रखी हुई, ये लो। और एक एक्सचेंज है। जी और कोई क्वेश्चन? जी देखिए जी, डिस्पोजल ऑफ फिक्स एसेट अगर थ्रू सेल हो तो अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का अकाउंट डेबिट होता है, कैश डेबिट और एसेट क्रेडिट। बैलेंसिंग फिगर गेन भी हो सकती है, लॉस भी हो सकती है। पढ़ा हमने ऐसे। एक्सचेंज भी हमने पढ़ लिया है, बस टिक लगा दिया मैंने, पढ़ा हुआ है, आपको उसकी एंट्री भी आती है। अच्छा चलो लिख देता हूँ, वो भी लिख देता हूँ। उसमें बस ये होता है अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन इसी तरह से डेबिट होता है, एसेट अकाउंट न्यू की कॉस्ट से डेबिट होता है, फिर नॉर्मली कैश पे हो रहा होता है, नॉर्मली रिसीव हो जाए तो डेबिट हो जाएगा, और एसेट अकाउंट में से ओल्ड की कॉस्ट को हम क्रेडिट कर देते हैं, और बैलेंसिंग फिगर गेन भी आ सकती है, लॉस भी, मैंने लॉस ही रखा हुआ है इधर। ये दोनों काम हमने किए हुए थे। अब बार बार ना आपकी नजरें दरमियान में जा रही हैं। दरमियान में क्या लिखा हुआ है? दरमियान में क्या लिखा हुआ? आपके लिए लिखा हुआ पढ़ाता हूँ, सब्र कर जो। अच्छा जी, अब अगर एसेट एबनॉर्मली डिस्पोज हो, मतलब एसेट का डिस्पोज होना, डिस्पोजल डी रिकग्निशन, ये इसका मतलब होता है कि बिजनेस से एसेट चला गया। अब बिजनेस से एसेट बिक कर चला जाए या किसी नए एसेट के बदले में चला जाए, डिस्पोजल ही है। इवन जल जाए, बह जाए, धंस जाए, चोरी हो जाए, बिजनेस से तो गया ना। तो किसी भी सूरत में एसेट का बिजनेस से जुदा हो जाना ये डिस्पोजल कहलाता है। अब अगर डिस्पोजल थ्रू डिस्ट्रक्शन है यानी एबनॉर्मल डिस्पोजल है, तो जरा गौर फरमाएं, अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट, स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। सॉरी, एसेट स्टेप 1 एसेट अकाउंट को क्रेडिट करेंगे क्योंकि एसेट तो चला गया ना, एसेट अकाउंट क्रेडिट। स्टेप 2 अक्यूमुलेशन अकाउंट डेबिट, और कैश अगर कुछ मिल गया कहीं से तो वो डेबिट, नहीं मिला तो सिफर, और बैलेंसिंग फिगर प्रॉफिट एंड लॉस में, और नॉर्मली ये लॉस की फिगर ही होती है। अच्छा अब इसके अंदर फर्क क्या होता है?
वाहिद फर्क जो डिस्ट्रक्शन वाले एसेट और दूसरे डिस्पोजल के अंदर आ सकता है वो होता है इंश्योरेंस कंपनी की इन्वॉल्वमेंट। कभी कभी, बल्कि अगर एबनॉर्मल डिस्पोजल होगा तो नॉर्मली सवाल के अंदर वो ये चीज टेस्ट कर लेता है, इंश्योरेंस कंपनी का इन्वॉल्व होना। कंपनीज नॉर्मली अपने एसेट्स को इंश्योर करवा लेती हैं ताकि कोई नागहानी आफत, कोई हादसा होने की सूरत में नुकसान पूरा हो जाए। किसने बोला नुकसान पूरा हो जाए? नुकसान पूरा हो जाए, ये बड़ी अहम बात है। तो अगर एबनॉर्मल डिस्ट्रक्शन, एबनॉर्मल लॉस होगा, एबनॉर्मली एसेट जो है वो एसेट बिजनेस से निकला होगा, इंश्योरेंस कंपनी वाले इतने पैसे नहीं देते थे कि आपको गेन ही हो जाए। वरना तो आप जहां से गुजरे फैक्ट्रियों में आग ही लगी हो, पता चले जी वो प्लांट बेच रहे हैं, हम डिस्पोज कर रहे हैं जी प्लांट, यार बेच देते नहीं, नहीं वो इंश्योरेंस वाले इतने पैसे देते हैं कि गेन आता है, वैसे तो इतने पैसे मिलते नहीं, ऐसा नहीं होता। मैक्सिमम क्या होता है, भाई ने बोला नुकसान पूरा हो जाता है। तो इंश्योरेंस वाले मैक्सिमम इतने पैसे देते हैं नॉर्मली कि आपका लॉस जीरो हो जाए या कुछ कम हो जाए, गेन नॉर्मली नहीं आता। खैर अगर डाटा ऐसा गिवन हो, आईकैप गलती से वो ऐसा डाटा बना दे, बाद में गौर ना करें, वो गेन भी आ जाए तो कोई बात नहीं, वो ट्रांजैक्शन के अंदर जैसा डाटा हो उससे जो मर्जी निकले आंसर वही आंसर होगा। पर मैं वैसे आपको एक जनरल बात कर रहा हूं, नॉर्मली ऐसा होता नहीं है कि आपका एसेट अब नॉर्मली जो है वो डिस्पोज हुआ है और उस पर आपको इंश्योरेंस वालों ने इतने पैसे दे दिए कि आपको गेन आ गया। खैर बात कहां से कहां निकल गई। मैं ये कह रहा था कि मैक्सिमम नई चीज क्या है इसमें, इंश्योरेंस कंपनी का इन्वॉल्व हो जाना। अब अगर इंश्योरेंस कंपनी वालों ने भी पैसे दे दिए तो पैसे चाहे बशीर को एसिड बेच के उससे लिए या पैसे जो है वो एसिड जलने पर इंश्योरेंस वालों से आए, हमारे लिए तो ये कैश ही डेबिट है ना। तो बात समझे हो, किसी भी थर्ड पार्टी को सेल करके एसिड पैसे आना या जलने की सूरत में इंश्योरेंस कंपनी से पैसे का आना, इन दोनों बातों में कोई फर्क है? जनरल एंट्री में तो कोई फर्क नहीं अगर कैश आ गया तो, ठीक है। अब वाहिद फर्क क्या पड़ सकता है? फर्क ये पड़ सकता है कि जिस दिन एसिड डिस्ट्रॉय हुआ, हम इंश्योरेंस वालों के पास गए रोते रोते, हमने कहा हमारा एसिड तो, हम तो लुट गए, बर्बाद हो गए, हमारा एसिड तो डिस्ट्रॉय हो गया। तो इंश्योरेंस वाले ने कहा अच्छा ठीक है, उन्होंने आके देखा, उन्होंने कहा हाँ वाकई आपका एसिड तो जल गया और मिसाल के तौर पे आपको हम 300 रुपए दे देंगे। क्या बोल दिया उन्होंने? 300 रुपए दे देंगे, अभी दिए नहीं है। ये वाहिद मसला आ सकता है। ऐसी सूरत के अंदर आप कैश डेबिट करने की बजाय फिर एक रिसीवेबल डेबिट करोगे। उस रिसीवेबल का नाम होगा इंश्योर, कोई भी नाम रख लेते हैं आप, अकाउंटेंट्स का नाम रख लेते हैं, इंश्योरेंस क्लेम रिसीवेबल, ठीक है, शॉर्ट लिखा है मैंने जरा, इंश्योरेंस क्लेम रिसीवेबल, ठीक है जी। अच्छा अब होगा क्या, जब ये पैसे आ जाएंगे इंश्योरेंस वालों से तो ये रिसीवेबल क्रेडिट करके उस वक्त फिर आपने कैश को डेबिट कर लेना। तो बस इतना सा ही फर्क था नॉर्मल डिस्पोजल में। करता बात इसलिए नहीं था क्योंकि कोई ना कोई नई बात छेड़नी होती थी और 10 मिनट रहे होते थे। अब देखें आपने 5-7 मिनट इस पे लगने थे, तो 5-7 मिनट अगर ये बात कर लेता तो नई बात आपके पल्ले डाल के क्या भेजता, घर जाके खपना भी तो होता है ना आपने, ठीक है। तो इतना सा ही है मामला कि अगर एसेट एबनॉर्मली डिस्पोज हुआ है और एसेट इंश्योर्ड है और लिखा हुआ है सवाल में इंश्योरेंस कंपनी हैज पेड इतने रुपए, तो फिर नॉर्मल डिस्पोजल सेल वाला और ये जलने वाला, इसकी एंट्री में कोई फर्क नहीं है। हाँ अगर यूं लिखा हो कि एसेट डिस्ट्रॉय हुआ एंड इंश्योरेंस कंपनी हैज एक्नॉलेज्ड अ क्लेम, मान लिया उन्होंने कि पैसे देंगे, ठीक है, या यूं लिखा हुआ है हैव एग्रीड टू पे इतने रुपए, अभी पे नहीं किया, एग्री किया है, तो ऐसी सूरत के अंदर कैश डेबिट नहीं करोगे, फिर आप क्या डेबिट कर लोगे? इंश्योरेंस क्लेम रिसीवेबल, तब तक जब तक वो क्लेम रिसीव हो नहीं जाता। और जिस दिन वो क्लेम रिसीव हो जाएगा उस दिन आप क्लेम को क्रेडिट कर दो, रिसीवेबल क्रेडिट कर दो और कैश डेबिट कर लेना, ठीक है। ये समझ आइए बात। अब मैक्सिमम इसमें क्या हो सकता है, हमारे ईयर एंड से पहले एसिड, मिसाल के तौर पे अप्रैल के महीने में आग लगी फैक्ट्री में, एसिड जल गया, हमने इंश्योरेंस वालों को कहा पैसे दे दो, उन्होंने कहा ठीक है 3 महीने बाद पैसे ले जाना। अब अप्रैल के महीने के एंड में मिसाल को जला था, मई और जून गुजर गया, अभी पैसे तो नहीं आए। अब बैलेंस शीट डेट तो आ गई, तो बैलेंस शीट डेट के अंदर करंट एसेट्स के अंदर इंश्योरेंस क्लेम रिसीवेबल नाम का एक एसेट नजर आ रहा होगा। बात समझे हो? ये मैक्सिमम अकाउंटिंग इसकी हो सकती है, कॉम्प्लेक्सिटी अगर आए तो। आपके टॉपिक की हद तक अगर इंश्योरेंस क्लेम रिसीवेबल है और फिर इसी साल में रिसीव भी हो गया है, तो मेरे ख्याल में तो कोई भी एंट्री दोनों में से कर लो, आपका काम चल जाएगा। मसला सिर्फ मैंने बात की, मसला सिर्फ तभी आता है कि आपके ईयर एंड से पहले एक एक्नॉलेजमेंट आए इंश्योरेंस वालों से और पैसे उस साल में ना आए, वो पैसे आपके साल के एंड होने के बाद अगले साल के अंदर आने हैं, तो फिर बैलेंस शीट के अंदर एक करंट एसेट नजर आता है और जनरल एंट्री के अंदर भी डिस्पोजल के अकाउंट में, ये जनरल एंट्री में कैश की बजाय क्या नजर आएगा? इंश्योरेंस क्लेम रिसीवेबल। क्लियर है ये बात? ठीक है, ये है जी डिस्पोजल थ्रू डिस्ट्रक्शन। अब आप ये ना कहना सर डिस्ट्रक्शन एक्सचेंज भी हो सकती है। हाँ हमारा एसिड आग लगी, स्वाह हो गया, हमने कहा आप ये स्वाह ले लें और हमें नया एसिड दे दें, ऐसे तो नहीं होता ना, ठीक है। तो नॉर्मली ये नॉर्मल डिस्पोजल जैसी एंट्री ही है अब नॉर्मल डिस्पोजल की। फर्क सिर्फ बता दिया आपको, अगर इंश्योरेंस वाले इन्वॉल्व हैं और अभी पैसे नहीं दिए हैं तो कैश की बजाय इंश्योरेंस क्लेम रिसीवेबल, ठीक है। क्लियर है?
4 ओवर में 64 रन चाहिए उन्हें। अच्छा जी, बांग्लादेश को। हाँ जी, क्या मतलब इसमें हंसने की क्या बात है? हाँ, क्लासेस होती है, वरना तो मसला नहीं, नमाज के बाद बंदा बैठ जाए देखे। वैसे मैंने अभी पिछली सीरीज में ये सोचा था कि अब नहीं देखनी क्रिकेट। अच्छा जी सुनिए, वर्ल्ड कप के बाद बस कर दूंगा इंशाल्लाह। अच्छा जी, एक छोटा सा क्वेश्चन है, क्लास एग्जाम्पल है, इसमें छोटी मोटी गलती को माफ कीजिएगा। असल में सुबह वाली क्लास से पहले बैठ के यहाँ पे बस लिख दिया था। एन इंडिविजुअल स्टार्टेड बिजनेस विद ₹500 ऑन यकम जनवरी 2020। करने तो रिवैल्यूएशन स्टार्ट लगे हैं, लेकिन रिवैल्यूएशन बस स्टार्ट ही हुई है क्लास में, क्योंकि उसके पहले उसकी बुनियाद बनानी होती है। तो वो बुनियाद आज बन गई है इंशाल्लाह। तो कल फुल फ्लेज रिवैल्यूएशन होगी और फिर आप वीकेंड के ऊपर उसके ऊपर खूब मेहनत कर रहे होंगे इंशाल्लाह। ठीक है, वीकेंड भी आ गया। क्या 12 रबी अव्वल है, बिल्कुल। वो इतना ज्यादा काम नहीं दूंगा, थोड़ा सा काम होगा, ठीक है। अच्छा सुने, यकम जनवरी 20 पे एक बंदे ने, एक इंडिविजुअल ने बिजनेस शुरू किया है और बिजनेस ने अर्न किया है 120 का प्रॉफिट 20 वाले साल में। और अच्छा पता है क्या है, अभी क्लास के अंदर बच्चों को खड़ा करना शुरू करना पड़ेगा, क्योंकि अब बच्चों को ये लग रहा है कि बस ये इतना काम ही करता है, अब बोली जाओ कुछ मसला नहीं होता। लेकिन आप जरा अपने किसी सीनियर से पूछ लीजिएगा, बच्चे 1.5 घंटा 1.25 घंटा खड़े रह के भी क्लास पढ़ते रहे, बोलने वाले, ठीक है ना। इसलिए बेटा जब कहा करूं चुप कर जाए तो कर, तो गोस्ट ऑफ लेग्स ना बने ना, ताकि आप बातों से ही समझ जाएं। ओके, बिजनेस ने अर्न किया प्रॉफिट 120 का, 270 का, 2020 में और 2021 में रिस्पेक्टिवली, ठीक है जी। प्रिपेयर कैपिटल अकाउंट फॉर द ईयर्स एंडेड, ईयर एंड मैंने अज्यूम किया था सवाल बनाते हुए 31 दिसंबर है, ठीक है ना जी। तो फॉर द ईयर्स एंडेड 31 दिसंबर 2020 एंड 2021, ठीक है जी। है तो कोई बात नहीं, आप अज्यूम कर लेते, वैसे दिया होता है, टेंशन ना लो। अच्छा जी, अब कैपिटल अकाउंट कभी जिंदगी में आपने पीआरसी वगैरह में बनाया हो? कितने बच्चों ने बनाया हुआ है? अच्छा, अब आसपास कुछ बच्चे ऐसे देख रहे हैं, इन्होंने बनाया, कितनों ने नहीं बनाया हुआ आज तक? कोई बात नहीं, उनको मैं सिखाने लगा हूं, बाकियों को रिवाइज कराने लगा हूं। कोई मुश्किल चीज नहीं है, बहुत आसान चीज है। बैलेंस शीट का मैं सिर्फ एक्सट्रैक्ट एक आपके सामने थोड़ा सा हिस्सा बना रहा हूं बैलेंस शीट का। बल्कि इससे पहले इधर देखो, मैं कहता हूं जी डेटर्स हैं, और डेटर्स का ओपनिंग हमने ओपनिंग 20 रुपए लोगों से लेने, ठीक है जी। और फिर हमने मजीद उधार सेल्स की हैं 140 रुपए की, और कुछ 90 रुपए की रिसीट्स जो है वो हमारे कस्टमर से, डेटर से आ भी गई हैं, और क्लोजिंग अभी भी हमारा 70 का रिसीवेबल है। अब अगर मैं आपसे कहूं इस स्टेटमेंट को लेजर में कन्वर्ट कर दो, तो ये कोई इतनी रॉकेट साइंस नहीं है। सिर्फ आपको करना क्या पड़ेगा, आपको सिर्फ और सिर्फ ये देखना पड़ेगा कि डेटर का लेजर जो है, डेटर जो है इसकी नेचर क्या होती है। अगर डेटर की नेचर एसेट है ना, एसेट नेचर डेबिट है, तो इसका ओपनिंग बैलेंस फिर क्रेडिट साइड पे नजर आएगा, क्रेडिट साइड पे, तो ब्रॉड डाउन 20। बस इतनी सी मुश्किल होती है एक बार लिखने में लेजर। उसके बाद सिंपल, जो चीजें इधर ऐड हो रही हैं वो डेबिट ही है, ओपनिंग डेबिट है ना, और जो एडिशन वाली चीजें हैं वो भी डेबिट, और जो माइनस होने वाली चीजें हैं वो क्रेडिट साइड पे आती जाएंगी, ठीक है। तो इसका मतलब सेल्स, ये बहुत दफा आपने बनाया होगा बचपन में, इसलिए पहले मैं ये बना रहा हूँ, ठीक है जी। सेल्स, ये तो सब बच्चों ने, ये कोई ऐसा बच्चा जिसने डेटर का लेजर कभी ना देखा हो, ऐसा कोई बच्चा, उसके लिए बना रहा हूँ जी। एक ने हाथ खड़ा किया बेशर्मी से। 140 की सेल्स है, 90 रुपए का कैश रिसीव हुआ, वो कैश डेबिट डेटर क्रेडिट, तो इस तरफ कैश आ गया। बोर मत हो, ये बुनियाद बन रही है, नींद में ना इसको जागता रहे, नींद में ना जाओ, ये जरा बुनियाद बन रही है। ये बुनियाद अगर सोते हुए बनाई ना, तो फिर वो टावर टेढ़ा बनेगा, फिर वो गिनेस बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम, पता है ना आपको कि वो उसके अंदर कोई खासियत नहीं, वो किसी ने सोच के नहीं टेढ़ा बनाया था, वो कहाँ पेरिस में, कहाँ पे, वो पता नहीं, ऐसे ही थे, कोई सो के बुनियाद बनाई होगी किसी ने। अच्छा ही सुने, तो क्लोजिंग कितना आ गया जी, 70। अब इसी तरह से बैलेंस शीट के अंदर ये चीज तो, चाहे जिसने कैपिटल का लेजर देखा हुआ है चाहे नहीं देखा हुआ, उसने ये फॉर्मेट तो देखा ही होगा, क्योंकि इंट्रो के अंदर इन बच्चों ने इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट तो बनाई होगी। और जो बिल्कुल ही कोरे आए थे 4-5 स्टूडेंट्स थे, उनको भी मैंने कहा था आज से 10-12 दिन पहले कि वो छोटे छोटे लेक्चर्स हैं, 2-2 भी दिन में, 3 दिन भी सुन सकते हैं, बेसिक वाले सुन लो, वो तो अब तो ये उन्होंने भी देख लिया होगा। तो बैलेंस शीट के अंदर कैपिटल वाले पोर्शन, कैपिटल एंड लायबिलिटीज आता था, फिर कैपिटल के पोर्शन के अंदर यूं लिखा करते थे हम, ओपनिंग कैपिटल प्लस नेट प्रॉफिट लेस ड्राइंग्स इक्वल टू क्लोजिंग कैपिटल। तो ये अज्यूम कर लें कोई फिगर्स, ओपनिंग कैपिटल है जी 180, प्रॉफिट कमाया हमने 35, ड्राइंग्स लेट से कोई करके ले गए 10 रुपए की, क्लोजिंग बताएं। अच्छा, बड़ी मेहरबानी। अच्छा, अब इस लेजर को बनाने के लिए वाहिद मसला सोचना
कैपिटल की नेचर को। बस इतना सही मसला होता है। कैपिटल की नेचर क्रेडिट है, अगर क्रेडिट नेचर है तो फिर ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट साइड पर आएगा। कितना जी? 180। अब क्रेडिट वाली, अब प्लस वाली सारी चीजें क्रेडिट है, प्रॉफिट जाके कैपिटल में ऐड होता है, तो कैपिटल क्रेडिट नेचर की चीज है, तो क्रेडिट नेचर की चीज में कुछ ऐड होना है तो वो क्रेडिट जी। तो प्रॉफिट 35। अब ड्राइंग्स माइनस हो रही हैं, ये कैपिटल को कम करती हैं, तो ड्राइंग्स, कोई बच्चे कहेंगे ड्राइंग तो लेजर अलग बनता था, हाँ समझो अलग बना था और फिर 10 निकली थी, वो 10 को अब नेट कर रहे हैं और कुछ नहीं जी। 10 और क्लोजिंग बैलेंसिंग, तो ये दो तरह से एक ही बात हुई है, देख लें, ठीक है ना। तो किसी को अगर कैपिटल का लेजर नहीं बनाना आता तो ये कैपिटल का लेजर है, कोई मसला है तो पूछ लें। तस्वीर अब एक ही बार ले लेते, चलो ले लो तस्वीर। अच्छा जी, एक ही बात तस्वीर ली जा सकती है एंड पे। अच्छा जी, अब हमारा सवाल है हमारा सवाल के अंदर वो कहता है बिजनेस स्टार्ट किया है इंडिविजुअल ने, तस्वीर कहीं नहीं थी, अच्छा आप दोबारा मौका दिया जाएगा आपको, ठीक है। मैं जरा स्कोर देखने लग गया था, माजरत। अच्छा जी, तो भाई यकम जनवरी, चले यकम जनवरी 20 पे 500 रुपए से एक बंदे ने बिजनेस शुरू किया। प्लीज बेटा, हो गई बात, हंस लिया बस, ठीक है ना, बस कर दो। इस 500 रुपए की बिजनेस में आने की एंट्री जरा फरमा दें, क्या है? नहीं, आप क्लास में बैठे हैं, इस क्लास में कोई बच्चा बोल तो नहीं रहा, ये देख लो। मैंने अब बच्चों से भी पूछना है, कहीं तुम मिल गए हो उनके साथ, बोलने वालों का बता ना रहे हो। कोई बोल रहा है, कोई सो रहा है, कोई मोबाइल देख रहा है, कुछ भी ऐसी हरकत हो मुझे बताओ, ताकि माजरत करें उनसे। राशि काम करें जरा, हैं पढ़ने वाले बैठे हैं ना, या पढ़े या छोड़ दें, हैं नहीं, ये वाले बच्चे तो पीआरसी के रिजल्ट के ऊपर डिपेंडेंट थे ना, वो तो आ नहीं गया, आ गया ना। कितने बच्चों ने पीआरसी का पेपर दिया हुआ था और इस क्लास में बैठे हुए थे? हाथ खड़ा करें। वेरी रेयर, यानी कि माशाल्लाह उससे पहले वाले बच्चे हैं। चलें, अगली बात मैं नहीं पूछता। कैफ के पेपर तो ले, ये वाला पेपर तो पहला पहला ही है ना, ये कौन सा किसी ने दिया हुआ था कि दे के बैठ गए हैं फिर पेपर, कुछ ऐसे पेपर दिया और आगे फिर क्लास में बैठ गए, ऐसा भी कोई है? ऐसा भी कोई है? अच्छा चले सुने, कोई कह रहे, कोई बच्चे कह रहे सर हमने हैं सही, बीच में बताएंगे नहीं आपको, उधर हम पेपर दे के आए और फिर साथ ही हमने दोबारा इस पेपर में बैठ गए, इतने कॉन्फिडेंट है हम कि पास नहीं होना। अच्छा ओके, सुने सर, वो हम सिर्फ एक्सपीरियंस ले रहे थे, सुन ले प्लीज। यकम बेटा, टाइम कम है, अब आधा घंटा रह गया और 5 मिनट 10 मिनट ऊपर। अच्छा नहीं, नॉर्मल टाइम वाले तकरीबन 35-40 मिनट है, काम ज्यादा है। यकम जनवरी, अब आप कोई भी नहीं बोलेगा, बिल्कुल फ्रेश हो गए, आप सीरियस हो जाए दोबारा। यकम जनवरी 20 पे 500 रुपए के कैपिटल आने की एंट्री फरमाई, क्या होती थी? कैश डेबिट। तो इन केस ऑफ इंडिविजुअल भी हम कर रहे हैं ना, तो यकम जनवरी 2020 पर ओपनिंग बैलेंस कितना आ गया जी? शर्म करो, ओपनिंग 500, बिजनेस स्टार्ट कर रहा है, यकम जनवरी को ओपनिंग आ गया। ओपनिंग नहीं है, फर्क है, फर्क है। ओपनिंग वो जो पिछले साल क्लोजिंग में पड़ा था, फर्क है। यकम जनवरी 20 पर ही बिजनेस शुरू हो रहा है, तब भी ओपनिंग बैलेंस नहीं है ये 500। हाँ, अब एंट्री फरमाई क्या थी? कैश डेबिट कैपिटल क्रेडिट, ये लो 500 से, ठीक हो गया जी। फिर जी वो कहता है बिजनेस ने 120 रुपए का प्रॉफिट कमाया 2020 में और 270 का प्रॉफिट कमाया 2021 में। फिलहाल हम कहां खड़े हैं? 2020 में। 120 रुपए का प्रॉफिट है तो कैपिटल अकाउंट के अंदर क्रेडिट कर दो प्रॉफिट। सवाल में मैंने एग्जांपल में सुबह ख्याल नहीं रहा, ड्राइंग नहीं लिखी, तो अच्छी बात है। अब ड्राइंग्स अगर होंगी तो इधर आएंगी ना, नहीं है तो पता तो लग गया ना इधर आती है। और 31 दिसंबर 20 पर कैरी डाउन कितना आ गया भाई? चार्जर नहीं लगा हुआ मुझे लग रहा है, अच्छा बटन नहीं ऑन, 2 क्लासें गुजर गई। ओके जी, बिल्कुल, अब जो होना था वो हंसी जा रहे हो। ओके नेक्स्ट, अगला साल शुरू हुआ और यकम जनवरी 21 पर, बेटा प्लीज बातें ना किया करें प्लीज, 620 रुपए आ गए। उसके बाद 2021 वाले साल का प्रॉफिट है 270 रुपए, 270 रुपए प्रॉफिट। कोई और कैश लेकर नहीं आए बिजनेसमैन इस दफा, तो प्रॉफिट कितना है? 200। हाँ, लेकिन जो प्रॉफिट कमा रहा है ना बिजनेस, वो नहीं निकाल रहा। आप गौर कर रहे हैं, ड्राइंग्स नहीं कर रहा, तो बिजनेस को ये भी ग्रोथ मिलती है। ये भी बिजनेस, जो बिजनेस प्रॉफिट कमाए ओनर घर ना लेके जाए, वो री इन्वेस्ट हो रहा होता है, नहीं हो रहा होता। चलो मैंने कहा ऐसे जरा बात कर लें, कभी रेशियोज में काम आ जाएगी, ड्राइंग्स टॉपिक है ना रेशियोज जी। उसके बाद 31 दिसंबर 2021 कैरी डाउन
890। अगर बैलेंस शीट के एक्सट्रैक्ट्स बनाने की बात करें तो बच्चों अब ओपनिंग कैपिटल प्लस नेट प्रॉफिट लेस ड्राइंग्स नहीं करने बैठ जाना, वही तो हमने लेजर में किया है। तो लेजर का क्लोजिंग बैलेंस शीट के अंदर नजर आएगा। सिंपल, पहले साल में 620, दूसरे साल में 890। सही हो गया। अच्छा, अब ये थी हमारी एग्जांपल नंबर 1। एग्जांपल 2 पढ़ें। अज्यूम अ कंपनी इन एग्जांपल 1। बाकी सब सेम, ठीक है, बाकी सब सेम। जल्दी बस इतना ही लिखा है मैंने, समझ जाओ ना, बाकी मैं जबानी बता रहा हूं, ठीक है ना। कि सिर्फ अज्यूम करो कि कंपनी है, इंडिविजुअल नहीं है, ठीक है। बाकी सब डाटा सेम। अकाउंटिंग में क्या फर्क पड़ेगा? तो सबसे पहली चीज जो अकाउंटिंग के अंदर फर्क पड़ेगी वो है कैपिटल की बजाय शेयर कैपिटल का आना। देखें, इंडिविजुअल सोल प्रोपराइटर जो आप पढ़ के आए हैं, ठीक है ना। ओहो, चाय आई थी यार, याद ही नहीं कराया तुम लोग, नजर लगा दी ना तुम लोगों ने, अभी नजर पड़ी। चलो कोई इसी में खैर होगी। अच्छा जी, इंडिविजुअल सोल प्रोपराइटर, एक ही ओनर होता है। जो पैसा लाता है सारा उसी का होता है, जो बिजनेस कमाता है वो सारा उसी एक बंदे का होता है, ठीक है। कैपिटल अकाउंट बना लेते हैं हम। लेकिन कंपनी के केस के अंदर मल्टीपल ओनर्स होते हैं, हंड्रेड्स थाउजेंड्स ऑफ ओनर्स हो सकते हैं, ठीक है। और हर बंदा कंपनी में, बिजनेस में अपना पैसा लाकर इन्वेस्ट करता है, यानी कि वो कैपिटल के अंदर, कैपिटल क्या है? अमाउंट इन्वेस्टेड बाय ओनर। तो वो कैपिटल में अपना शेयर इन्वेस्ट करता है। क्या करता है जी? सारा कैपिटल उस एक बंदे का नहीं होता, बल्कि बहुत सारे ओनर्स का कैपिटल में शेयर होता है, कंपनी के अंदर शेयर होता है। इसलिए जो पहली चीज है, पार्टनरशिप गई, कंपनी है, ठीक है, जो पहली चीज है वो है कैपिटल की बजाय हम शेयर कैपिटल का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं कंपनी में। एक बात, एक ये फर्क पड़ गया। अब ये शेयर कैपिटल होता क्या है, इसकी इशुएंस क्या होती है, जर्नल एंट्रीज क्या होती हैं, फेस वैल्यू क्या होती है, ये सारी बातें हमारे सिलेबस में है, हम स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे। अभी तो 10वां लेक्चर है, 11वां लेक्चर है, ठीक है। अभी 100 से ऊपर लेक्चर इसके अलावा है, ठीक है। तो बहुत सारी अकाउंटिंग पढ़नी है हमने, सारा कुछ इंशाल्लाह पढ़ेंगे। फिलहाल तो आज पहली बार ये नाम सुन रहे हैं हम कि कैपिटल को क्या कह देंगे? शेयर कैपिटल। और अगला फर्क क्या होगा? अगला फर्क ये होगा कि चूंकि ओनर्स काफी ज्यादा हैं, तो फिर वो ये कहते हैं कि घर से आने वाला पैसा यानी शेयर कैपिटल ये हमारा अलग रखें, और जो बिजनेस प्रॉफिट्स कमाए उसको अलग अकाउंट में रखें, उसको अलग अकाउंट में रखें। अब जो बिजनेस प्रॉफिट्स कमाता है उसको अलग अकाउंट में जो रखा जाता है, उस अकाउंट का नाम प्रॉफिट्स जो इकट्ठे हुए पड़े हैं वो भी हो सकता है, तो अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स का नाम भी उसे दिया जाता है। रीटेन्ड अर्निंग्स का नाम भी दिया जाता है। रीटेन्ड अर्निंग्स का मतलब क्या होता है? रीटेन्ड अर्निंग्स का मतलब ये होता है कि आपके बिजनेस ने पैसा कमाया है, प्रॉफिट कमाया है, ओनर निकाल के लेकर नहीं गए, बिजनेस में ही क्या है? रिटेन्ड पड़ा है, रिटेन्ड पड़ा है, वो रीइन्वेस्ट होता ही रहेगा। फिर जब तक वो निकाल के नहीं ले जाएंगे, वो बिजनेस में रिटेन्ड है ना, तो वो रिटेन्ड अर्निंग्स है। सिंपल, यानी कैपिटल अलग और प्रॉफिट्स अलग, ठीक है। और अगर चलो देखते हैं अगर क्या, 1 बाय 1 जी। 2020 यकम जनवरी 2020 पर ओपनिंग बैलेंस शेयर कैपिटल का बता दो। अब तो जीरो कहोगे, पिछली बार नहीं ना कहा था तुम लोगों ने। अब इसी दिन 50 नहीं 500 रुपए, अब ढेर सारे ओनर्स अज्यूम किया हमने, वो कोई 100 रुपए लाया, कोई 10 रुपए लाया, कोई 5 रुपए लाया, कोई 50 रुपए लाया, डिफरेंट लोग लेकर आए पैसे, तो शेयर कैपिटल आया। इस शेयर कैपिटल की एंट्री क्या होगी? आपसे पूछ रहा हूं। एंट्री सेम है, जरा नाम बदला है, कैश डेबिट, कैपिटल की बजाय शेयर कैपिटल क्रेडिट। तो कैश डेबिट और शेयर कैपिटल क्रेडिट 500। फिर बिजनेस ने 120 रुपए पहले साल में कमाया, हमने कहा शेयर कैपिटल में नहीं, रिटेन्ड अर्निंग में। देखो ये दो फर्क मैंने कहा पड़ेंगे। कंपनी केस में कैपिटल क्या बन जाएगा? शेयर कैपिटल। इसमें सिर्फ घर से आने वाला पैसा रखेंगे, और ओनर जो प्रॉफिट बिजनेस कमाएगा उसको रिटेन्ड अर्निंग्स में या अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, जो भी नाम रख दें, इस अकाउंट में रखेंगे। तो मैंने कहा कि हम यूज करेंगे रिटेन्ड अर्निंग्स नाम, तो ताकि एक ही नाम रहे। अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स भी इन्हीं को ही कहते हैं, ठीक है ना। अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट मतलब क्या होता है? जो प्रॉफिट्स इकट्ठे हुए पड़े हैं। और रिटेन्ड अर्निंग्स मतलब भी क्या है? जो अर्निंग्स इकट्ठी हुई पड़ी है और बिजनेस में पड़ी है, निकाली नहीं। दोनों नाम इस्तेमाल हो सकते हैं, ठीक है। अच्छा जी, ये क्या कह रहा था वैसे अभी आपको भाई क्लासेस वाले में? अच्छा अच्छा जी, यकम जनवरी 2020 को ओपनिंग बैलेंस बता दो रिटेन्ड अर्निंग्स का। मुझे ऐसा बिजनेस बताओ जो शुरू होने से पहले ही प्रॉफिट लेकर आया हुआ हो। तो फिगर बोलने वालों होश करो, यकम जनवरी पे कोई प्रॉफिट्स बिजनेस में रिटेन्ड नहीं पड़े हुए। हाँ, 20 वाले साल में ओनर्स ने 500 रुपए बिजनेस में इन्वेस्ट किया, ये बिजनेस चला और 120 रुपए का प्रॉफिट जनरेट हो गया ईयर एंड पे। अब ये प्रॉफिट के बारे में हम कह रहे हैं कि इसको कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट करने की बजाय किसी अलग थलग अकाउंट में क्रेडिट करो, उसका नाम कुछ भी रख लो। हमने क्या रख लिया है? रिटेन्ड अर्निंग्स। तो रिटेन्ड अर्निंग्स के अंदर आप जाके 120 के प्रॉफिट्स को क्रेडिट कर दोगे। ईयर एंड के ऊपर 31 दिसंबर 20 के ऊपर शेयर कैपिटल का बैलेंस नजर आ रहा होगा 500, और रिटेन्ड अर्निंग्स का बैलेंस नजर आ रहा होगा। ये ज्यादा अच्छी प्रेजेंटेशन नहीं लग रही? साफ साफ पता लग रहा है घर से कितना लाए थे और बिजनेस में कितना कमाया।
अभी ये 1 साल का सवाल है ना, आपको नजर आ रहा था 1-2 साल में, तुम पैसे पता लग रहा है, ये 5-10 साल और गुजर जाए तो फिर पता ही ना लगे असल कितना पैसा आया था और कितना कमाया और कितना गया। ठीक है ना। और दूसरी बात, कंपनी के केस के अंदर ये शेयर कैपिटल को छेड़ने की इजाजत भी नहीं होती। अगर पैसे निकालने भी हैं ओनर्स ने तो वो प्रॉफिट्स में से निकालें, असल पैसा बिजनेस में से निकाला नहीं जा सकता। रीपर्चेज का एक कॉन्सेप्ट है जिसमें कैपिटल अकाउंट डेबिट होता है शेयर कैपिटल का, वो जाके पढ़ेंगे सिर्फ इक्विटी के टॉपिक में। और वो भी रेयर सर्कमस्टांसेस में कंपनी अपने ही शेयर वापस खरीद ले तो खरीद ले, वरना ये एक शेयर कैपिटल का अकाउंट आपके सिलेबस में उसके अलावा कभी भी डेबिट होता आपको नजर नहीं आएगा। ठीक है ना। यानी अगर कोई ड्राइंग्स होंगी भी तो वो ड्राइंग्स कभी भी कैपिटल अकाउंट में नहीं आएंगी, शेयर कैपिटल में आएंगी, बल्कि रिटेन्ड अर्निंग्स में आएंगी। और कंपनी केस में ड्राइंग्स को डिविडेंड का नाम दिया जाता है। ठीक है, ड्राइंग्स को क्या कहा जाता है जी? डिविडेंड। वो ओनर जो ड्राइंग करता था, वो जब ढेर सारे ओनर्स कंपनी से पैसे ड्रॉ करेंगे तो उसका नाम कंपनी के केस में क्या रखा जाता है? डिविडेंड। डिविडेंड क्या है? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट्स टू ओनर्स। ठीक है। अच्छा, अगला साल शुरू हुआ यकम जनवरी 2021, 500 ओपनिंग। यकम जनवरी 2021 120। अब हम कह रहे हैं बिजनेस ऑलरेडी 120 रुपए कमा चुका है, जिसमें से हमने 1 रुपया नहीं ड्रॉ किया ओनर्स ने। देख लो ड्राइंग जीरो है। ठीक है। अब इस साल इधर देखो, इस साल ओनर्स घर से मजीद कोई पैसा नहीं लाए हैं तो शेयर कैपिटल का अकाउंट 500 था और 500 ही पड़ा है। घर से पैसा आएगा तो ये अकाउंट हिलेगा। या रीपरचेज का कॉन्सेप्ट वो तो बहुत बाद में पढ़ेंगे, अभी कम से कम 30-40 लेक्चर्स के बाद जाके तो फिर देखेंगे। फिलहाल समझें कि कभी भी डेबिट होता ही नहीं। फिलहाल सिर्फ यही याद रखें कि शेयर कैपिटल अकाउंट सिर्फ घर से पैसे आने पर हिट होगा, वरना हिट नहीं होगा। ठीक है। बिजनेस ने मजीद प्रॉफिट्स कमा लिए जी मुबारक को। प्रॉफिट्स जो है वो रिटेन्ड अर्निंग्स में इकट्ठे हो रहे हैं। कितना जी? 270। ठीक है। डिविडेंड कितना बांटा कंपनी ने, यानी ड्राइंग कितनी की ओनर्स ने? डिविडेंड कोई नहीं है। तो क्लोजिंग 31 दिसंबर 21 पर क्लोजिंग बैलेंसिंग फिगर 390 आ गई। अब क्लोजिंग बैलेंसेस को बैलेंस शीट में प्रेजेंट करना है, एक्सट्रैक्ट्स बना रहा हूं मैं। तो जो शेयर कैपिटल, जो कैपिटल कहलाता था, उसको यहां कंपनी में शेयर कैपिटल एंड रिजर्व्स भी कह दिया जाता है, और उससे भी शॉर्ट नाम इक्विटी भी कह दिया जाता है। क्या कहा जाता है जी? इक्विटी, जिसके अंदर शेयर कैपिटल भी होता है, जिसके अंदर रिटेन्ड अर्निंग्स भी होती हैं, और आने वाले दिनों में और चीजें भी ऐड होंगी यहाँ पे। फिलहाल तो पहली बार जिंदगी में हमने ये 2 चीजें भी देखी, शेयर कैपिटल और रिटेन्ड अर्निंग्स, या रिटेन्ड प्रॉफिट्स, या एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, जो मर्जी कह ले, लेकिन हम क्लास में इसको रिटेन्ड अर्निंग्स कहा करेंगे जी। 2020 में शेयर कैपिटल था 500, रिटेन्ड अर्निंग्स 120। 2021 के अंदर कैपिटल आज भी 500 है, रिटेन्ड अर्निंग्स बढ़ के 300। को ड्राइंग्स होती है, डिविडेंड होता तो माइनस होकर कम हो जाती, सिंपल। अच्छा, अब गौरतलब बात, 2020 में इंडिविजुअल केस में 620 का कैपिटल आ रहा है। 2020 के अंदर कंपनी के केस में भी ये गौर करें ना, तो ये 620 ही है। मतलब हमने कुछ नहीं किया भाई, ये रिटेन्ड अर्निंग्स भी कैपिटल ही तरह का, एक हमने कैपिटल के अकाउंट को स्प्लिट कर दिया 2 अकाउंट्स में। और देखो, जो ओनर घर से लाए वो भी ओनर्स का पैसा है, जो बिजनेस ने कमाया वो भी ओनर्स का पैसा है। पहले इकट्ठा कैपिटल में रखा होता था, आज 2 अलग नाम कर दिए है, ये भी ओनर्स का ही, इसीलिए ऊपर लिख दिया हमने इक्विटी। इक्विटी कहते हैं ओनर्स का जो कुछ भी पड़ा है बिजनेस के अंदर। ठीक है ना। अभी जो कुछ के अंदर कुछ और भी चीजें आएंगी आने वाले दिनों में, ऐसे ही आगे गौर फरमाएं। 2021 के अंदर 890 कैपिटल अकाउंट में इंडिविजुअल केस में नजर आ रहा है, ये इधर भी 890 ही है। ठीक है। बस क्या किया हमने? तोड़ के लिख दिया। ठीक है। तो कंपनी के केस के अंदर हम कैपिटल नहीं, शेयर कैपिटल का अकाउंट बनाया करेंगे, और प्रॉफिट्स को रिटेन्ड अर्निंग्स में इकट्ठा किया करेंगे। और अगर डिविडेंड बांटेंगे, यानी कि पैसे ड्राइंग्स जिनको डिविडेंड कहते हैं वो होंगे, तो वो किस में आया करेंगे? हमेशा रिटेन्ड अर्निंग्स में। शेयर कैपिटल के अकाउंट में से डेबिट नहीं करने जी। जी नहीं जाते बेटा, वो इनकम एक्सपेंसेस अगले साल क्यों नहीं जाते थे? क्योंकि नेट प्रॉफिट निकलकर ओपनिंग कैपिटल में जाके ऐड हो जाता था, तो उनका जो रिजल्टेंट है वो इधर ऐड होकर क्लोजिंग कैपिटल में आ चुका हुआ है। अब ये क्लोजिंग कैपिटल अगले साल ओपनिंग कैपिटल 205 बनना है, इसमें वो असर भी पड़ा हुआ है। तो बस वही असर हमने कैपिटल के अंदर नहीं डाला, अलग रख लिया, तो वो प्रॉफिट्स ही हैं जो आगे कैरी फॉरवर्ड हो रहे हैं, अगर हम निकाल के ले नहीं जा रहे। ठीक है, ये वही कहानी है। तो हमने जो पढ़ा था वो तो बहुत कुछ चेंज होगा इंशाल्लाह, सिलोली जी। जी बेटा, क्योंकि पहले हम इंडिविजुअल की अकाउंटिंग पढ़ के आए हैं ना इंट्रो में, यही तो आपसे कहा है कि आज पहला दिन आपने बेटा, वो सोल प्रोपराइटर होता है, यानी कि सिंगल मेंबर कंपनी भी तो कोई होती है ना। ठीक है, तो इसलिए आपको ये लफ्ज, अच्छा वैसे आपस की बात बताऊं, अभी पीआरसी में इंट्रो चली गई है, पीआरसी में सॉरी भाई, थोड़ा निशाना खता हो गया, पता लग गया आपको? अब उससे सॉरी बोलो जिसको लग गया आपकी जगह पे मारकर। जी, आगे वाले को लगा है, इसको नहीं, साथ वाले, इस आगे वाले, इसको आगे वाले, हाँ। और एक बार फिर बोलो सॉरी।
तो अब भाई अब मैं नहीं बोलूंगा, उसको बोलो तो मुझे माफ कर दो। कहो कहो जल्दी कहो। अच्छा कहाँ थे हम बात कर? हाँ मैं ये कह रहा था कि आपकी इंट्रो पीआरसी में चली गई है। ये जाने से पहले जब तक ये कैफ 1 था ना, उसके अंदर तो अब आई कैप ने ये शरारत शुरू कर दी थी कि इंट्रो के पर्चे के अंदर वो रिटेन्ड अर्निंग्स या अनअप्रोप्रिएटेड प्रॉफिट या अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट का लफ्ज इस्तेमाल करने लग गया था, कैपिटल को अलग करके रखने लग गया था। तो बहरहाल अब तो वो इंट्रो वापस उधर चली गई है पीआरसी में, तो उस लेवल के ऊपर तो फिर बिल्कुल ये बात इस्तेमाल नहीं करता, क्योंकि आपके सिलेबस में कंपनी की अकाउंटिंग वहां है ही नहीं, ठीक है ना। तो वो सोल प्रोपराइटर की अकाउंटिंग है जिसके अंदर हम कैपिटल अकाउंट के साथ ही काम चलाते थे, ठीक है। बहरहाल नहीं था तो अब है, नहीं सीखा होता तो अब सीख लिया है, अब से ऑनवर्ड्स ही ऐसे ही हुआ करेगा, ठीक है जी। क्वेश्चन नहीं नहीं कोई नहीं, ये ऐसे सवालों की टेंशन भी लेना छोड़ दें अब आप, ठीक है ना, थोड़ा सा दलेर हो जाए। ए कैपिटल लिखना है, स्मॉल लिखना है, बीडी ऐसी बातों की टेंशन लेनी नहीं है। ब्रॉट डाउन जीरो मैंने इसलिए लिखा ताकि आपको ये कंफर्म हो कि पहले साल में जीरो था। पिछली क्लास में आपको बताऊं मैंने बीडी लिखा ही नहीं था पहले साल में, मैंने डायरेक्ट यकम जनवरी 20 पे कैश की एंट्री की थी। ये तो आप लोगों के लिए मैंने पिछली क्लास में सोचा जरा बेहतर है ओपनिंग लिख लूं, ये मैंने आप लोगों के लिए लिखा था। आप लोगों को इससे मसला हो रहा है, मिटा दें जी जी। चले आप पे क्लास के बाद वो समझ लीजिएगा मसला, पहले आप ये पिक्चर ले लें, ये पिक्चर ले लें आप, ये रह गई थी आपको, सबकी रहती थी ये पिक्चर, और ये तो फजूल सी पिक्चर है, इसकी जरूरत ही नहीं थी। कह रहे हैं इसमें फजूल सा सिर्फ आप नजर आ रहे हैं और कुछ फजूल नहीं है इसमें, ठीक है भाई जी। अच्छा जी जीत गया पाकिस्तान, बांग्लादेश जी। अच्छा अच्छा जी सुने, आपने बचपन के अंदर शायद ये बातें पढ़ी हो, नहीं पढ़ी होंगी तो फिर मैं पढ़ा रहा हूं ये सारी बातें ना, मैं तसल्ली के लिए खुद भी पढ़ाता जाता हूं, किसी ने पढ़ी हो ना पढ़ी हो बातें बंद कर दें जी। अब इनिशियल रिकग्निशन एक क्राइटेरिया होता है जो हर स्टैंडर्ड के अंदर होता है। ये तीनों के ना मैं नाम लिखूंगा, कल आप लोगों ने क्लास के स्टार्ट में खड़े होना है, ठीक है ना। ये तीनों ब्लैक वाले भाई कपड़ों वाले और इनके सज्जे और खब्बे वाले दोनों, ठीक है ना जी, ये मुझे नाम लिखवा के जाना। अच्छा जी, हर स्टैंडर्ड में उसका रिकग्निशन यानी रिकॉर्डिंग क्राइटेरिया, रिकग्निशन कहते हैं रिकॉर्डिंग क्राइटेरिया मौजूद होता है कि किसी भी आइटम को वो स्टैंडर्ड कब कबूल करेगा अपने आइटम के तौर पे। यानी हमने IS 16 से जाके पूछा आप कब किसी आइटम को अपना प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट मानेंगे। IS 16 ने कहा, उर्फ आम में अगर बात करें तो क्या है, कब रिकॉर्ड करें कोई भी चीज एज अ प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट, कब रिकॉर्ड करें। तो IS 16 ने कहा इफ इट इज प्रोबेबल, बल्कि और शॉर्ट कर लें वो तो पूरी अंग्रेजी हो जाएगी, फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स, बल्कि इकोनॉमिक को भी छोड़ें, फ्यूचर बेनिफिट्स आर प्रोबेबल। जरा शॉर्ट बात लिख लेना, वरना तो स्टैंडर्ड आपके साथ जाने और पास होने में बड़ी हेल्प करनी है उन्होंने, जिन्होंने नहीं खरीदे वो खरीद लेंगे। फ्यूचर बेनिफिट्स आर प्रोबेबल एंड कॉस्ट कैन बी मेजर्ड रिलायबली। स्टैंडर्ड ने कहा कि अगर कोई भी आइटम ऐसा है आपकी नजर में जो जिससे फ्यूचर के बेनिफिट्स आने की प्रोबेबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी कहते हैं हाई चांस हो, ठीक है, और उसकी कॉस्ट रिलायबली मेजर हो सकती है, तो आप उसको एज अ प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट रिकॉर्ड कर लो। पहला जवाब मिल गया। हमने क्या कहा था जी कब रिकॉर्ड करें, उसने कहा ये दो शर्तें पूरी हो जाए तो रिकॉर्ड कर लो। अब ये दो शर्तें हम पूरी करवा के एक आइटम ले आए, अब हमने उससे अगला सवाल किया कितने पर रिकॉर्ड करें। अगला सवाल ये होता है ना, ठीक है, उसको क्या कहते हैं जी इनिशियल मेजरमेंट। इनिशियल मेजरमेंट का मतलब क्या है जी, कितने पर रिकॉर्ड, यही बात बनती है ना, पहले हम पूछेंगे भी कब रिकॉर्ड करें, मैंने कहा जी ये दो शर्तें पूरी हो तो रिकॉर्ड कर लो। अब हमने अगली बात की कितने, रिकॉर्डिंग मतलब एसेट डेबिट कर लो। उसने क्या कहा, एसेट अकाउंट में एसेट डेबिट कर लो। ये है इनिशियल रिकग्निशन पर दो क्राइटेरिया मीट होने के बाद एंट्री तब होती है जाके। हमने कहा अच्छा आप कह रहे हो एसेट अकाउंट को डेबिट कर लो, तो ये भी बता दो कितने पर करें। तो उसने कहा इनिशियल मेजरमेंट हमेशा किस पर होगी, एट कॉस्ट। इनिशियल मेजरमेंट हमेशा किस पर होती है जी, एट कॉस्ट।
जितने में हमें एसेट पड़ा, इसीलिए तो एक्सचेंज वाले उस एसेट के लिए हम पुराने की फेयर वैल्यू को लेने चले गए थे। क्यों? कॉस्ट का मतलब क्या होता है, हमें एसेट कितने में पड़ा, हमें एसेट कितने में पड़ा, इसके ऊपर इनिशियल मेजरमेंट। जागते हैं सारे, साथ वालों को भी ख्याल कर लें, तो खुद जाग रहे, साथ वालों को देख लें, किसी का साया ना सो रहा हो जी। इनिशियल मेजरमेंट कितने पर रिकॉर्ड करें? स्टैंडर्ड ने कहा जब भी कोई एसेट पहली बार आएगा आपकी किताबों में तो उसको किस पे रिकॉर्ड करोगे? एट कॉस्ट, एट कॉस्ट। अब इस कॉस्ट के अंदर क्या कुछ आना है ये आपने इंट्रो में पढ़ा है, लेकिन मैं फिर भी आपको पढ़ाऊंगा, एक दिन कम से कम आधा घंटा इस पे लगेगा। फिलहाल मैं इसकी डिस्कशन नहीं कर रहा। कॉस्ट के अंदर डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल खर्चे, जो जो जरूरी खर्चे होते हैं वो हम ऐड करते हैं, वो देख लेंगे। बहरहाल इतना बड़ा लग गया हमें कि इनिशियल मेजरमेंट किस पे होती है? एट कॉस्ट। ठीक है जी, हमने एसेट को रिकग्निशन क्राइटेरिया मीट करा के रिकॉर्ड भी कर लिया कॉस्ट पे। अब बैलेंस शीट डेट आ गई, यानी ईयर एंड आ गया, बैलेंस शीट बननी है। ठीक है, अब इस दिन खड़े होकर हम अगला सवाल करेंगे कि भाई स्टैंडर्ड फरमा दें कि बैलेंस शीट डेट पर किस पर शो करें। इसको कहा जाता है अकाउंटिंग की जुबान में सब्सीक्वेंट मेजरमेंट। क्या कहा जाता है जी? सब्सीक्वेंट मेजरमेंट। तो स्टैंडर्ड ने कहा भाई देखो, बैलेंस शीट डेट पे चाहो तो इंट्रो में जो पढ़ के आए और 10 दिन से जो पढ़ रहे थे वो वाला मॉडल यानी कॉस्ट मॉडल यूज कर सकते हो। हमने कहा अच्छा, कॉस्ट मॉडल में बैलेंस शीट में एसेट किस पे नजर आता है? स्टैंडर्ड ने कहा भूल भी गए, कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन पे, कॉस्ट लेस। अच्छा मेरी बात सुन ले, साथ साथ नोट करने वालों जरा रुक जाओ, बता रहा हूं मैं। अगले आने वाले दिनों में ना एक और स्टैंडर्ड पढ़ना है, जिसके बाद यहां पर एक और चीज आएगी। उसके लिए मैंने अभी लाइन छोड़ दी है, फिर आपने ना छोड़ी तो फिर बाद में मुझे ना कहना, ठीक है? आप तो मिटा कर लिख लेते हैं। अच्छा जी, तो कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू बुक वैल्यू। भाई यही पढ़ा ना अभी तक, आज तक यही पढ़ा था इंट्रो में और पहले 10 दिन से यही पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है, एक और ऑप्शन स्टैंडर्ड ने दे दिया, अगर आप चाहो ना तो आप रीवैल्यूएशन मॉडल पर भी जा सकते हो। चाहो तो रीवैल्यूएशन मॉडल पर भी जा सकते हो। रीवैल्यूएशन मॉडल क्या होता है, ये मैं क्या लिखने लगा हूं, ये सारी बातें इंशाल्लाह समझ आ जाएंगी। अगले 4-5 दिन तो सिर्फ रीवैल्यूएशन की एंट्रीज वगैरह सीखेंगे, और फिर जब नोट बनाने चले जाएंगे पीपीई का, उसमें भी हर सवाल में रीवैल्यूएशन होगी। रीवैल्यूएशन सब जान नहीं छूटने लगी आज जो पकड़ी गई, तो ठीक है ना? फिर तो जहां जहां ये टॉपिक टच भी करता है ना जाके, तो नॉर्मली रीवैल्यूएशन भी साथ ही होती है उसके, IAS 8 में, IAS 1 में, कैश फ्लो में। ठीक है, तो रीवैल्यूएशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए बड़े स्लो स्लो हमने शुरू किया, तसल्ली से पढ़ेंगे इंशाल्लाह इसको। ठीक है, तो रीवैल्यूड अमाउंट लेस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, और एक लाइन खाली छोड़कर मैंने कहा जी बुक वैल्यू। अब ये रीवैल्यूड अमाउंट कैसे आएगी, क्या होगा, ये बुक वैल्यू कैसे निकलेगी, ये फिलहाल आपका क्वेश्चन नहीं है। ठीक है ना, बस अभी तो फिलहाल आपको मैंने एक जनरल पिक्चर आपके सामने बनाई। ये 3 स्टेजेस होती हैं किसी भी एसेट की जिंदगी में। सबसे पहले वो आने की कोशिश करता है, तो स्टैंडर्ड कहता है 2 शर्तें पूरी करो आ जाओ। फिर हम पूछते हैं कितने पर, स्टैंडर्ड कहता है इनिशियल मेजरमेंट कॉस्ट पे। फिर हम कहते हैं बैलेंस शीट डेट पे क्या करें, स्टैंडर्ड कहता है 2 ऑप्शंस हैं, कॉस्ट मॉडल पे चले जाओ या रीवैल्यूएशन मॉडल पे। ठीक है, चलो अब एक छोटी सी एग्जांपल है। ये बेसिकली वही क्वेश्चन है जो आपकी किताबों के अंदर है, तो मैंने इसको लिख दिया। हमने 1 जनवरी 15 को एक एसेट खरीदा 100 रुपए का। ये ऐसे नहीं नोट करना है ना, पर्चे में ऐसे करना है, इसलिए बस देखें। इसकी यूजफुल लाइफ सवाल में गिवन है 20 साल। मैं देख लूं जरा दोबारा, 20 साल है और रेजल वैल्यू तो नहीं गिवन ना। ओके, इसकी यूजफुल लाइफ 20 साल है, तो 100 डिवाइडेड बाय 20, डेप्रिसिएशन कितनी आ गई? 5। पहले साल के एंड पे ये कितने पर नजर आ रहा है? 95 पर। कितने पर है जी? पहले साल का एंड कह लो, दूसरे साल का स्टार्ट कह लो, एक ही बात है। अच्छा, अब इस 95 के ऊपर ना कुछ मोतरजीन ने आके एतराज किया। उन्होंने कहा, मिसाल के तौर पे उन्होंने कहा कि जी ये अकाउंटेंट अजीब मखलूक है। अब ये मिसाल के तौर पे एक कुर्सी है जो हमने 100 की खरीदी थी जी, आज मार्केट में खरीदने जाओ तो हो सकता है ये 70 रुपए की हो सकता है ये 120 रुपए की हो सकता है ना, फेयर वैल्यू हो, मार्केट वैल्यू डिफरेंट हो सकती है ना। तो मोतरजीन ने एतराज क्या किया कि यार ये अकाउंटेंट अजीब मखलूक है, मार्केट के अंदर कुर्सी की कोई वैल्यू है, इनकी को अपनी किताबी वैल्यू है, बुक वैल्यू, किताबी वैल्यू है, ये पता नहीं क्या। तो एतराज करने वालों ने तो एतराज कर दिया। अब स्टैंडर्ड ने आके हमें तसल्ली दी, टेंशन ना लो, चाहो, किधर गया, चाहो तो बेशक कॉस्ट मॉडल पे रहो, दुनिया कोई ताकत तुम्हें मजबूर नहीं कर सकती कि तुम उसको फेयर वैल्यू पे लाओ। 50 साल पुराना एसेट तो कॉस्ट माइनस अकोमोडेशन पे रखो, हम इजाजत देते हैं। लेकिन अगर मोतरजीन का एतराज दूर करना चाहते हो तो आपको एक ऑप्शन दे देते हैं, आप रीवैल्यूएशन मॉडल पे ले जाओ, यानी फेयर वैल्यू पे एसेट को उठाकर ले जा सकते हो। तो आज हम यही सीखेंगे कि अगर ले जा सकते हो वाला ऑप्शन हम ऑप्ट करें तो कैसे अकाउंटिंग करेंगे। ठीक है, तो हमने कहा अच्छा जी ठीक है, बुक वैल्यू 195 है, मार्केट में जाके कुर्सी की कीमत लगवाई तो पता चला ये 120 रुपए की है आज, रीवैल्यूड अमाउंट फेयर वैल्यू कहते हैं। तो बताओ गेन कितना आ गया?
25 जी, जरूरी नहीं है आज गेन होगा, बल्कि आज सवाल पूरा नहीं होना, ये कल भी चलेगा, फिर कल के दूसरे सवाल में लॉस भी आएगा, फिर हमारे सवालों में गेन पे लॉस भी आएगा, फिर लॉस पे गेन भी आएगा, फिर गेन पे गेन भी आएगा, फिर लॉस पे लॉस भी आएगा, फिर गेन पे लॉस पे गेन, गेन पे गेन पे गेन। यानी कि सुने, हमारे सवाल 6-6 साल पर भी जाएंगे और सवालों में कहीं साल बाद रिवैल्यूएशन हो रही होगी, कहीं 2-2 साल बाद हो रही होगी, तो मल्टीपल रिवैल्यूएशन होंगी, तो इंशाल्लाह आपको तसल्ली हो जाएगी। इसलिए आपने कोई सवाल एडवांस में नहीं पूछना कि ऐसा हो तो कैसा हो, जब रिवैल्यूएशन खत्म होगी ना तो फिर मैं आपसे पूछूंगा कुछ रह तो नहीं गया, वो कोई रह तो नहीं गया है। तो इंशाल्लाह सारे केसेस आएंगे पर 1 बाय 1। फिलहाल गेन ही है आज, ठीक है। अच्छा जी, अब बात यह है जी कि हमने एक डेप्रिसिएशन का जो आज तक फॉर्मेट बनाया है ना जी वर्किंग का, वही फॉर्मेट हमने दोबारा बनाना है, ठीक है जी। लेकिन उसके अंदर आपने जो ध्यान करना है वो ये करना है कि 2 नए कॉलम्स ऐड करने हैं, बाकी वर्किंग वही रहनी है जो पहले दिन से चलाता आ रहा हूं, ठीक है ना। ये वही वर्किंग है, डेट, डिस्क्रिप्शन, एसिड, ठीक है ना, कॉस्ट माइनस डेप्शन, बुक वैल्यू माइनस डेप्शन, बुक वैल्यू, वो वाला। ओके, बस 2 कॉलम्स ऐड हो गए आज हमारे। यकम जनवरी, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि हमने ये काम इस तरह से नहीं करना, उसकी वजह मैं आपको अभी भी बता चुका, स्टूडेंट को मैंने यही बताया अभी कि हमारा सवाल 6 साल पे फैला होगा, तो ये वर्किंग 6 साल पे एक्सटेंड होनी है। तो इस तरह से वर्किंग करेंगे तो हर मिनट बाद हमें रुकना पड़ जाएगा। हम तो इस तरतीब से वर्किंग करेंगे कि हमारी वर्किंग कंटिन्यूटी के अंदर चले, चाहे 16 साल के लिए सवाल करना पड़ जाए और 600 साल के लिए करना पड़ जाए, हमारी वर्किंग वही कंटिन्यू होती चली जाए, ठीक है, क्लियर है। तो ये तरीका वारदात अब सीखने जा रहे हैं हम। तो सबसे पहले यकम जनवरी 15 पे एसेट खरीदा 100 रुपए का, लाइफ कितनी थी 20 साल, तो 31 दिसंबर 15 पे कितना डेफिसिट हुआ 5, और बुक वैल्यू कितनी आ गई 95, ठीक है जी। अब ये 2 एंट्रीज आपने मुझे करके दिखानी है, पहले दिमाग में करें, मैं बोर्ड पे मत देखें ना, मत देखें बोर्ड पे, क्यों देख रहे हैं, अस्तगफिरुल्लाह, बोर्ड पे क्यों देख रहे हैं आप लोग, बोर्ड पे मत देखें प्लीज, मत देखें बोर्ड पे। कुछ बच्चे फिर भी देख रहे हैं, उस्ताद की बात नहीं मान रहे, नजरों की हिफाजत नहीं कर रहे, गुनाहगार हो रहे हैं जी। हाँ फिर खैर, अच्छा जी सुने, 100 रुपए यकम जनवरी 15 पे 100 रुपए की एंट्री बोलो, एसेट डेबिट। अच्छा, ओरिजिनली ना आपको हैंडआउट जब मिलेगा ना उसके अंदर यहां पर लिखा हुआ था एक्स परचेज अ मशीनरी, या पता नहीं बिल्डिंग, कुछ ऐसा था, वट मैंने उसको इसलिए एसेट कर दिया क्योंकि मैं ये चाहूंगा कि पहले 1 से 2 दिन हम एसेट का नाम लें ताकि एंट्री जरा पक्की हो जाए, फिर जो एसेट हुआ करेगा उसका नाम, असल में तो वही होता है, नंबर सही तभी मिलते हैं, ठीक है ना। लेकिन फिलहाल मैंने इसको एसेट कर दिया जी। तो एसेट खरीदने की एंट्री एसेट डेबिट, कैश क्रेडिट, और डेप्शन की एंट्री डेप्शन एक्सपेंस डेबिट, अक्यूमुलेटेड डेप्शन क्रेडिट, नरेशन भी लिखा मैंने, कोई मसला। इसको लेजर्स में अगर डालें तो यकम जनवरी 15 पे एसेट डेबिट, मैंने ओपनिंग नहीं लिखा बेटा, यकम जनवरी 15 पे एसेट डेबिट, कैश क्रेडिट 100 रुपए से, 31 दिसंबर 15 पे डेप्शन एक्सपेंस डेबिट, अक्यूमुलेटेड डेप्शन क्रेडिट 5 रुपए से, और क्लोजिंग 100 और 5। कोई मसला यहां तक? ये तो बहुत सिंपल था, यहां तक तो हम काम कितने दिनों से कर रहे थे, सिंपल। ओपनिंग नहीं है ना, ओपनिंग है नहीं, इस एसेट का खरीदना ही यकम जनवरी 15 को हुआ है। अच्छा जी, अब जनाब रीवैल्यूएशन का दिन आ गया, इधर देखो, ऑन यकम जनवरी 16 इट इज रीवैल्यूड एट 120, ये 120 क्या है जी, रीवैल्यूड अमाउंट, वो पिछली एग्जांपल में मैंने यहीं से देख के डाटा लिखा था ना। अच्छा, अब ये देखो होमवर्क के अंदर ना 2 सवाल हैं, इनके सॉल्यूशंस भी मौजूद हैं, कंप्लीट, लेकिन आपने जितना मैंने क्लास में फुल स्टॉप लगा के छोड़ना है ना, इन दोनों सवालों को सिर्फ उतना करना है। मैं इसीलिए ये बोर्ड के ऊपर सवाल कर रहा हूं, कल आते ही मैंने इसको कंटिन्यू करना है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन मैं उधर ही बोर्ड पे सॉल्व करूंगा, लेकिन ये क्वेश्चन यहां पर कंप्लीट करूंगा। जब मैं ये क्वेश्चन कंप्लीट करूंगा तो आपके जो होमवर्क वाले सवाल हैं वो भी कंप्लीट होने के काबिल हो जाएंगे, पर पहले खुद से नहीं करना, ये रिवैल्यूएशन है, इसमें खुद जितना मैं करवाऊंगा फिलहाल उतना ही रहना है, आप खुद से आप पे बोझ नहीं डाला जा रहा, यहाँ पे 1-2 दिन बोझ नहीं डाल सकता ना, उसके बाद फिर इंशाल्लाह बोझ डालना शुरू करेंगे जब चलना शुरू कर देंगे आप, ठीक है। थोड़ा डेलिकेट मसला है, इसलिए फिलहाल जितना करवाऊंगा उतना ही, ठीक है। आज मैंने अपनी अप्रोच थोड़ी सी बदली है। अच्छा जी, अच्छा जी, अब वो क्या कह रहा है जी, यकम जनवरी 2016 पर ये एसेट क्या हुआ, रीवैल्यू, क्या हुआ जी, रीवैल्यू। तो वर्किंग के अंदर ये काम नहीं करना, बल्कि एक तरतीब होगी, वो ये होगी, पक्का हमेशा पहले दिन जैसे कर रहे हैं आखिरी दिन भी ऐसे ही करेंगे, हम एक लाइन खाली छोड़ेंगे, एक लाइन खाली छोड़कर उससे अगली लाइन के अंदर लिखेंगे रीवैल्यूड अमाउंट, ठीक है जी। रीवैल्यूड अमाउंट सवाल में कितनी गिवन है जी, 120। ये लाइन आपको तो आसानी से छोड़ सकते हैं ना, मैंने इसलिए लाइन लगाई थी कि मेरे पास जरा लाइनें होती नहीं है, ठीक है ना। अब मुझे बताओ, 2 चीजें कंपैरिजन में आ रही हैं, 95 क्या है बुक वैल्यू और 120 क्या है, इन दोनों को कंपेयर करें तो एसेट में कितना इंक्रीज आ रहा है, 25 का। ये 25 को हम रीवैल्यूएशन लॉस कहेंगे या गेन कहेंगे, एसेट का बढ़ना तो खुशी की बात है ना,
तो रीवैल्यूएशन गेन हमारा आया करेगा बैलेंसिंग फिगर। ठीक है जी, किस दिन भाई? यकम जनवरी 16 को। ठीक है, तो ये तरतीब याद रखनी है। क्या किया हमने जी? हमने एक लाइन खाली छोड़कर रीवैल्यूड अमाउंट लिखी, उसके बाद कंपेयर किया एसेट, आज तो बढ़ना है, एसेट बढ़ने पर रीवैल्यूएशन गेन आ गया। अब इस रीवैल्यूएशन सरप्लस को, रीवैल्यूएशन गेन की बजाय सरप्लस लिखना ज्यादा बेहतर होता है, मैं जरा शॉर्ट करके इसको कर देता हूं, रीवैल्यूएशन सरप्लस 25 का आ गया। ठीक है जी, ये रीवैल्यूएशन सरप्लस का कॉलम होगा और यहां पे ये 25 लिख देंगे और ये टोटल 25 आ गया। ये 25/25 नहीं है, इसका मतलब है कि ऊपर कुछ नहीं पड़ा था और 25 ऐड होकर ये 25 बन गया। जैसे 95 जमा 25 120 बना, 0 जमा 25 25 बना, ये लिखा हुआ है। मैं अभी ये बता ही रहा हूं, ये वाला एसेट, अभी वो एंट्री भी तो कल सीखनी है ना। ठीक है, अच्छा अब चलें अगली क्लास के अंदर। तो मैंने ये एंट्रीज करवा दी थी, लेकिन अब आपकी क्लास में चूंकि डिस्पोजल वाले 5 मिनट लग चुके हुए हैं और क्लास का टाइम खत्म हो गया, इसलिए मैं इसको यहीं पे रोकता हूं। अब सुनो, अगले दोनों सवालों के अंदर क्या करोगे? सिर्फ इतना ही काम, पहले साल की एंट्रीज करोगे और वर्किंग में सिर्फ इतना काम करके आना है कि एक लाइन खाली छोड़ के रीवैल्यूड अमाउंट लिखनी है। कल इंशाल्लाह बात यहीं से शुरू करेंगे। जिंदगी रही तो कल होगी मुलाकात। अल्लाह हाफिज।